चलिए हम ले रहे हैं बेटा अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 21। जीएसटी मैंने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया था बेटा, आज मैं इनकम टैक्स की अमेंडमेंट ले रहा हूं। ऑल दो लेक्चर्स जो लिए थे मैंने फाइनेंस एक्ट 2021 के हिसाब से ही लिए थे बेटा, कुछ चीज़ें रह गई थी, कुछ चीज़ें ऑलरेडी ले रखी थी। अब मैं सारी चीज़ें इकट्ठी कर देता हूँ एक जगह। तो सबसे पहले अपने एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है बेटा, पार्टिसिपेट करो बच्चे। 21, 22 असेसमेंट ईयर 22, 23, एंड फाइनेंस एक्ट 2021। पहला पॉइंट तो अपना यही है बेटा कि अपना प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23, फाइनेंस एक्ट है बेटा अपना 2021। गॉट इट? yes सेकेंड sir. सेकेंड एक हमने पढ़े थे बेटा टैक्स रेट ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी बेटा, चेंज कुछ भी नहीं, ये बस इकट्ठा कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। डोमेस्टिक कंपनी के टैक्स रेट क्या थे अगर याद हो? LTCG 112A था तो 10% yes sir. इन एक्सेस ऑफ 1 1 लाख, lakh 1 लाख तक तो एग्जम्प्ट होता था। अदर LTCG 20%, STCG 111 है, 15%, डिविडेंड 115 BBD 15% thousand. क्या था वैसे ये? एक इंडियन कंपनी ने फॉरेन कंपनी में 26% या उससे ज़्यादा शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं, उसके बदले उसको डिविडेंड इनकम मिलती है, तो स्पेशल टैक्स रेट 15% के हिसाब से टैक्सेबल होगा। अब इसके अलावा मैंने सिखाया था बेटा बाकी सारी इनकम, अगर कंपनी छोटी है तो 25%, अगर कंपनी बड़ी है तो अदर इनकम का टैक्स रेट कितना था बेटा? 30%. 30%। वो डिपेंड करता था छोटी कंपनी बड़ी कंपनी, पहले तो ऐसे लिख देता हूँ, चलो छोटी बड़ी, छोटी कंपनी है तो रेट 400 करोड़ बाकी इनकम का 25% था, और अगर कंपनी बड़ी है तो बेटा आपका बाकी इनकम का रेट 30% था। क्या चेक करते थे इसके लिए? टर्नओवर, TO टर्नओवर अगर 400 करोड़ से ज्यादा है तो 30%. कंपनी क्या मानी जाती थी बेटा? बड़ी। 400 करोड़ या उससे कम तो आपकी कंपनी क्या मानी जाती थी बेटा? छोटी। और इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई थी, टर्नओवर करंट ईयर की नहीं देखनी, पिछले साल की नहीं देखनी, उससे पिछले साल की देखनी है। तो अपने सिलेबस में 21-22 है, 21-22 की नहीं देखनी, 20-21 की नहीं देखनी, किस साल की देखनी है बेटा? 19-20 की. बस एक ये चीज़ पे फोकस करवाना था मुझे कि कंपनी छोटी है या बड़ी है, टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करती है। और टर्नओवर बेटा आपकी 19-20 की टर्नओवर क्या करनी है? कंसीडर करनी है। लॉजिक भी समझाया था कि करंट ईयर की क्यों नहीं देखी थी और पास्ट ईयर की क्यों नहीं देखी थी, क्योंकि ROC के साथ जो बेटा फाइनल हुई होगी एनुअल फाइलिंग, उसके साथ छेड़खानी कर सकते हैं ना। 19-20 की एनुअल फाइलिंग हो चुकी होगी, अकाउंट सारे क्लोज हो चुके होंगे, वो अकाउंट ही रीओपन नहीं हो सकते, तो टर्नओवर के साथ छेड़खानी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इन्होंने क्या करा बेटा? करंट ईयर छोड़ दिया, पिछला साल छोड़ दिया, उससे पिछले साल की टर्नओवर क्या करी है इन्होंने? कंसीडर करी है। तो बाकी सारी इनकम, छोटी कंपनी है तो 25%, बड़ी कंपनी है तो बेटा 30%, वो डिपेंड करता है टर्नओवर पे। 19-20 की टर्नओवर देखनी है, टैक्स रेट 21-22 के पड़ रहे हैं, टर्नओवर 19-20 की देखनी थी बेटा। 19-20 की टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम है, अदर इनकम के टैक्स रेट 25, अगर बेटा आपका 400 करोड़ से ज़्यादा है तो आपका साहब 30%। हमें क्लियर? yes sir. नेक्स्ट पॉइंट बेटा मैंने आपको पढ़ाई थी बेटा एक सेक्शन 9 इनकम डीम टू एक्रू और राइज, और उसका मैंने सबसे पहला पॉइंट पढ़ाया था बिजनेस कनेक्शन ऑफ नॉन रेजिडेंट। सेक्शन 9(1)(i) पूरा लेक्चर है इसका तो बेटा, बिजनेस कनेक्शन के नाम से 1.5 घंटा पढ़ाया था।
हेडिंग याद है ना, इनकम डीम टू एक्रू और अराइज, उसमें सबसे पहला पॉइंट था बेटा, टोटल 9 पॉइंट थे, सबसे पहला पॉइंट था बिजनेस कनेक्शन ऑफ नॉन रेजिडेंट। एक बार तेजी से ब्रशअप कराऊं, अगर नॉन रेजिडेंट का इंडिया में कोई बिजनेस कनेक्शन है, उस बिजनेस कनेक्शन के कारण उसको वर्ल्ड के किसी भी कोने में इनकम होती है, सच इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। एग्जांपल दिया था बेटा, नॉन रेजिडेंट का इंडिया में कोई ब्रांच है, नॉन रेजिडेंट के इंडिया में कोई सब्सिडी है, नॉन रेजिडेंट का इंडिया में कोई लाइसेंस ऑफिस है, नॉन रेजिडेंट के इंडिया में कोई माइनिंग राइट है, नॉन रेजिडेंट ने इंडिया में कोई एजेंट अपॉइंट कर रखा है। 2-3 टाइप के एजेंट मैंने आपको बताए थे, कंक्लूडिंग एजेंट बताए थे जो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करेंगे, तो वो बेटा क्या माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट का इंडिया से बिजनेस कनेक्शन, उसके कारण उसको जो भी इनकम होगी, वर्ल्ड के किसी भी कोने में इनकम हो, सच इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। फिर कुछ केसेस मैंने आपको नेगेटिव भी पढ़ाए थे जहां पर बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। याद हो बेटा, अगर सबसे पहला इंडिया में एजेंट अपॉइंट करा है जिसका काम इंडिया से बेटा रॉ मटेरियल परचेज करके आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट करना, कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं। नंबर 2, शूटिंग ऑफ सिनेमाटोग्राफी फिल्म, इस केस में किसी टाइप का कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाता था। ऐसे केसेस पढ़ाए थे ना बेटा आपको, डायमंड्स के रिगार्डिंग भी मैंने आपको पढ़ाया था। फिर इसके अलावा बेटा मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि मतलब 4-5 केसेस पढ़ाए थे जहां पर बिजनेस कनेक्शन नहीं है। मुद्दे की बात पे आता हूं कि फाइनेंस एक्ट 2021 से क्या चेंज आया है। एक तो हटा कुछ नहीं, पिछला सारा है, बस एक नई चीज ऐड हुई है। इन्होंने बोला है अगर नॉन रेजिडेंट का इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, अगर नॉन रेजिडेंट का इंडिया में क्या है बेटा, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, तो ये मान लिया जाएगा नॉन रेजिडेंट का इंडिया से बिजनेस कनेक्शन है। अकॉर्डिंगली उसकी इनकम क्या हो जाएगी बच्चे, टैक्सेबल हो जाएगी। ये एक्चुअली पकड़ना उनको चाह रहे हैं बेटा जो ये वेब बेस्ड काम करते हैं। किसी एक एग्जांपल को बेस ले लो, नेटफ्लिक्स को बेस ले लो, फेसबुक को बेस ले लो बेटा, जो ये किस बेस पे काम कर रहे हैं, वेब बेस क्या करते हैं बच्चे, ये काम करते हैं। ये बाहर बैठे हैं, इनका प्लेटफॉर्म बाहर है, इनका सर्वर बाहर है, पर इनके सब्सक्राइबर और क्लाइंट कहां पर बैठे हैं बेटा, इन इंडिया बैठे हैं। इंडिया से ये इनकम कमा रहे हैं, इनको प्लग किया है बेटा फाइनेंस एक्ट 2021 ने। ऑलरेडी पहले भी थे बेटा, ये आपको ध्यान हो, मैंने इक्वलाइजेशन लेवी चैप्टर में पढ़ाया था। हाँ करो, बोलते भी नहीं लायक। तो मैं जरा मुद्दे पे आता हूँ, इसी को समझाता हूँ ये क्या है। अगर नॉन रेजिडेंट का इंडिया में क्या है बेटा, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, तो ये माना जाएगा कि इंडिया से उसका बिजनेस कनेक्शन है, और उस बिजनेस कनेक्शन के कारण उसको जो भी इनकम होगी, उसकी ग्लोबल इनकम नहीं, उस बिजनेस कनेक्शन के कारण उसकी जो भी इनकम होगी, वो इनकम इंडिया में क्या होगी बच्चे, टैक्सेबल होगी। क्या होता है सिग्निफिकेंट आपका इकोनॉमिक प्रेजेंस? 2 कंडीशन दी, 2 कंडीशन बोल दो या 2 टेस्ट बोल दो, पहले सुनो फिर इकट्ठा लिखवाऊंगा बेटा। 2 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो आपका बेटा ये मान लिया जाएगा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। अकॉर्डिंगली उसके कारण जो भी इनकम हुई होगी आपको बेटा वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। फर्स्ट कंडीशन, ये वेब बेस्ड काम से आपको बेटा अगर रिवेन्यू हुआ है 2 करोड़ से ज्यादा का, प्रीवियस ईयर 21-22 अपने सिलेबस में 21-22 में अगर 2 करोड़ से ज्यादा का रिवेन्यू आपने जनरेट किया, नेटफ्लिक्स इज द परफेक्ट एग्जांपल, अगर उसने 21-22 में 2 करोड़ से ज्यादा का रिवेन्यू जनरेट किया तो ये माना जाएगा कि उसकी इंडिया में क्या है बच्चे, प्रेजेंस है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। अकॉर्डिंगली उसके कारण उसे जो भी इनकम होगी बेटा, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। ऑल्दो बैठा बाहर है, सर्वर उसका बाहर है, रजिस्ट्रेशन उसके सारे क्या है बेटा बाहर हैं, इंडिया में उसकी प्रेजेंस ही नहीं है, सारी पेमेंट क्या लेता है वो इंडिया से ऑनलाइन पेमेंट लेता है। पर अगर 2 करोड़ से ऊपर चली गई बेटा, ये मान लिया जाएगा इंडिया से उसका क्या है बच्चे, बिजनेस कनेक्शन, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। तो पहला बेटा क्राइटेरिया रखा है इन्होंने टर्नओवर बेस्ड, दूसरा क्राइटेरिया रखा और है, दोनों के बीच में एंड नहीं है, या तो ये सेटिस्फाइड हो जाए या दूसरे वाला। तो पहले वाला तो क्या था बेटा, टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर, रिवेन्यू 2 करोड़ से ऊपर, या रिवेन्यू 2 करोड़ से कम है पर बेटा उसके इंडिया में यूजर सब्सक्राइबर जो हैं 3 लाख या उससे ज्यादा है, इंडिया में उसके सब्सक्राइबर क्या है बेटा 3 लाख या उससे ज्यादा, तो ये मान लिया जाएगा उसकी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या पर है बेटा, इन इंडिया। नेटफ्लिक्स या तो वो इंडिया से रिवेन्यू क्या कर ले बेटा, 2 करोड़ से ज्यादा का जनरेट कर ले, या रिवेन्यू अगर 2 करोड़ से कम भी रह गया पर उसके बेटा यूजर कितने सब्सक्राइबर यहाँ पर 3 लाख या उससे ज्यादा, तो ये मान लिया जाएगा उसका इंडिया में क्या है, सिग्निफिकेंट बिजनेस प्रेजेंस है। अकॉर्डिंगली उसके कारण उसे वर्ल्ड के किसी भी
कोने में इनकम होती रहे, सच इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। और फिर लॉ ने नीचे एक्सप्लेनेशन डाल के उसको डिफाइन किया, बेटा ये एग्रीमेंट जो हुए हैं ये चाहे बेटा आप इंडिया से बाहर क्यों ना बैठे हो तो भी ये टैक्सेबल होगा। आप नॉन रेजिडेंट हैं, इंडिया में आपका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस चाहे है चाहे नहीं है तो भी इंडिया से आपका बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। वो सर्विसेज आपने चाहे इंडिया से दी है चाहे आउटसाइड इंडिया से आपने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी तो भी इंडिया में आपका बेटा बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। तो ये अमेंडमेंट आई है बेटा आपकी फाइनेंस एक्ट 2021। इसने एक नई एक्सप्लेनेशन ऐड करी है। एक्सप्लेनेशन 2A टू सेक्शन 91I। क्या बोलती है? वेयर नॉन रेजिडेंट हैज significant economic presence in India, underline the word significant economic presence, where non-resident has significant economic presence in India, then it shall be deemed that non-resident has business connection in India. Any income accrue or arise due to such business connection shall be taxable in India. माइंड इट, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल नहीं है, वो बिजनेस कनेक्शन के कारण जो भी इनकम है सच इनकम शैल बी टैक्सेबल। पहले यहाँ तक लिख लो, फिर मैं ये समझाता हूँ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कब मानी जाए। लिख लो तो बता भी देना, कहीं मैं बैठे रह जाऊं। राइटिंग समझ में आ रही है? रिपीट करूं? वेयर नॉन रेजिडेंट हैज significant economic presence in India, comma, then it shall be deemed that non-resident has business connection in India, comma, any income accrue or arise due to such business connection shall be taxable in India. Significant economic presence means significant economic प्रेजेंस मीन्स, दो कंडीशन है बेटा, मैं अपनी तरफ से नाम दे देता हूं इनको। टेस्ट, पहला टेस्ट क्या है? 2 करोड़ रिवेन्यू टेस्ट। अपनी तरफ से नाम दे रहा हूं कि याद करने में आसानी रहे कि रिवेन्यू 2 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। रिवेन्यू टेस्ट एक्सीडिंग, पहले तो करक्स लिख लेते हैं चलो, 2 करोड़ इन प्रीवियस ईयर। लॉ की लैंग्वेज क्या है? लॉ की लैंग्वेज अगर एग्जैक्ट लिखवाऊं, ये बोलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ, ऊपर तो एक करक्स फॉर्म में है जो आपको याद रखना है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स सर्विस और प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय non-resident with any person in India, with any person in India। अली बाबा की बात कर रहा होगा बेटा। एनी गुड्स जो ऑनलाइन सप्लाई कर रहे हैं, बैठे तो बाहर ही हैं सारे के सारे बेटा, वेब प्लेटफॉर्म वाले, इंक्लूडिंग provision of
डाउनलोड ऑफ डाटा और सॉफ्टवेयर इन इंडिया. एग्रीगेट पेमेंट, aggregate of payment arising from such transaction must exceeds 2 करोड़. अपनी तरफ से नाम दे दिया बेटा हमने रिवेन्यू टेस्ट. रिवेन्यू कितना जनरेट होना चाहिए उनको इंडिया से? 2 करोड़ से ज़्यादा, तभी उनकी सिग्निफिकेंट बिजनेस प्रेजेंस मानी जाएगी. और सिग्निफिकेंट बिजनेस प्रेजेंस होने का मतलब इंडिया से बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा. इंडिया से बिजनेस कनेक्शन होने का मतलब सेक्शन 9 ट्रिगर हो जाएगी, एप्लीकेबल हो जाएगी. और 9 लगने का मतलब उसके रिगार्डिंग जो इनकम होगी इट शैल बी टैक्सेबल. तो पहला तो टेस्ट था बेटा रिवेन्यू टेस्ट, और दूसरी कंडीशन क्या थी बेटा? सब्सक्राइबर्स, यूजर्स या सब्सक्राइबर. कितने? 3 लाख. एटलीस्ट 3 लाख. चलो इसी लैंग्वेज में लिख लो, कोई नहीं. तो 3 लाख कोई बड़े सब्सक्राइबर नहीं है बेटा. ना तो इंडिया में यूट्यूब चैनल के हो जाते हैं इतने. तो 130 करोड़ की पॉपुलेशन में से. यस सर. तो बस आपको याद ये रखना है, ये और ये. तो फर्क क्या पड़ेगा? जल्दी जल्दी बोलो. इंडिया से क्या मान लिया जाएगा? इनका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मान ली जाएगी. उसके कारण क्या फर्क पड़ेगा? ये माना जाएगा उनका इंडिया से क्या है? बिजनेस कनेक्शन. उसके कारण क्या फर्क पड़ेगा? उस बिजनेस कनेक्शन के कारण उन्हें वर्ल्ड के किसी भी कोने में इनकम होती रहे. सच इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया. तो ये था बेटा अपना पॉइंट नंबर 3. तो फर्स्ट मैंने ले लिया था बेटा वही प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23, फाइनेंस एक्ट 2021. दूसरा डोमेस्टिक कंपनी में जो टर्नओवर देखनी थी बेटा छोटी या बड़ी कंपनी के लिए वो 19-20 की देखनी थी. थर्ड पॉइंट में आपका ये लिया था बेटा जहाँ से शुरू है मेजर. फाइनेंस एक्ट 2021 से आई है एक्सप्लेनेशन 2A. इसने बोला है 2 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, नॉन रेजिडेंट का इंडिया में सिग्निफिकेंट बिजनेस प्रेजेंस माना जाएगा. अकॉर्डिंगली उसका इंडिया से बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा. देन इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया. Shall I move on? यस सर. नेक्स्ट बेटा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन इंट्रोड्यूस हुई है सेक्शन 9B. पॉइंट नंबर 4 करके डाल दो बेटा इसको. सेक्शन 9B मैं मतलब सेक्शन वाइज लेके चल रहा हूँ बेटा, चैप्टर वाइज लेके चल रहा हूँ, आखिर तक ले जाऊंगा ऐसे. ठीक है. सेक्शन 9B रेड विद सेक्शन 45 सबसेक्शन 4. किसी को 45 सबसेक्शन 4 बस मुझे हेड बताओ ये कौन से हेड की थी? पीजीबीपी. नालायक. पीजीबीपी 28 से लेके 44 था. कैपिटल गेन है ये, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वाला था ये. अब इसको थोड़ा सा फोकस रखना, एम्फेसिस रखना. टेक्निकल चीज आई है बेटा ये. मैं आपको उतना बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट होगा. लिखो जरा कि क्या चीज है ये. एक तो नाम दिया इन्होंने फर्म. फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म. AOP BOI. पहले मैं ले रहा हूं सेक्शन 9B. अब डायग्राम फॉर्म में लिखो बेटा. फर्म के केस में कौन होते हैं? पार्टनर. AOP BOI के केस में क्या बोलते हैं? मेंबर. फर्म के केस में AOP BOI, फर्म के केस में पार्टनर बोला जाता है बेटा. AOP BOI के केस में मेंबर बोला जाता है. अब मैं बार बार एक 3 चीज़ इकट्ठी नहीं बोल पाऊंगा, मैं खाली फर्म बोलूंगा तो आप समझ लेना मैं किस किस की बात कर रहा हूँ. फर्म AOP BOI. मैं पार्टनर बोलूंगा तो आप इंक्लूडिंग कर लेना कॉन्टेक्स्ट में किसको बेटा? अपना मेंबर को भी. सुन रहे हो? यस सर. लिखो. यस सर. फर्म ने अपने पार्टनर को ट्रांसफर करी या तो कैपिटल असेट
या स्टॉक इन ट्रेड। फर्म ने अपने पार्टनर को ट्रांसफर करा क्या चीज बेटा, या तो कैपिटल असेट या एनी स्टॉक इन ट्रेड। कब ट्रांसफर करी है बेटा ये, या तो ये ट्रांसफर हुई है डिसोल्यूशन के टाइम, फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, या फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, या तो फर्म ही खत्म हो रही है बेटा। डिसोल्यूशन के टाइम एसेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो किसी पार्टनर को कैपिटल एसेट दे दिया, किसी पार्टनर को स्टॉक इन ट्रेड दे दिया, या फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने डिफाइन करा, कोई नया पार्टनर आ रहा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। मेरा एग्जांपल ले लो, शिव एंड एसोसिएट, हम 13 पार्टनर हैं, हमने कोई 14वां पार्टनर क्या कर लिया, इंट्रोड्यूस कर लिया, या क्या हो रहा होगा बेटा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। 13 में से 1-2 पार्टनर क्या हो गए बेटा, रिटायर्ड हो गए, या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR। फर्म AOP BO, फर्म बोलता हूं सीधा, फर्म ने बेटा डिसोल्यूशन के टाइम या रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर करी या कोई स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर किया अपने पार्टनर को, तो इस केस में टैक्सेबल होगा बेटा ये इन द हैंड्स ऑफ फर्म। सच ट्रांसफर शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ फर्म। सच ट्रांसफर shall be taxable in the hands of firm. In which year? In which year? Taxable in the year in which partner receive the asset। फ्यूचर में लिटिगेशन पड़ सकती है इन चीज़ों के ऊपर कि एसेट कब रिसीव मानी जाए। फिलहाल स्टूडेंट लेवल पे तो भी आप लिखो टैक्सेबल इन द ईयर इन विच पार्टनर रिसीव द असेट। पॉइंट फॉर्म में पिक करो बेटा, असेट देने वाला कौन है, जल्दी बोलो, पार्टिसिपेट करो बच्चे। असेट देने वाला कौन, पार्टनरशिप फर्म। असेट में क्या चीज़ दे रही है बेटा, वो कैश दे रही है ना, कैपिटल एसेट दे रही है या एनी स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि ये सेक्शन कैश के ऊपर नहीं लगती, ये सेक्शन अदर देन कैपिटल एसेट के ऊपर नहीं लगती। ठीक है, किसको दे रही है, पार्टनर को। किस टाइम दे रही है बेटा, दिवाली पे, दशहरे पे, रिटायरमेंट और चेंज इन PSR, या फिर डिसोल्यूशन। अगर अलग अलग बोल रहे हो तो ऐसे बोलो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन PSR या डिसोल्यूशन। लो ने क्या बोला है, इसको इकट्ठा करके बोले तो डिसोल्यूशन के टाइम असेट बट रही है या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के टाइम असेट बट रही है, तो इस ट्रांसफर के ऊपर क्या होगा बेटा, टैक्सेबल होगा। किसके हैंड में बेटा, इन द हैंड्स ऑफ फर्म, एंड टैक्सेबल इन द ईयर इन विच पार्टनर रिसीव द असेट। अब किस वैल्यू पे बेटा टैक्स लगे और ये कौन से हेड में टैक्सेबल हो, किस वैल्यू पे टैक्स लगे और ये कौन से हेड में टैक्सेबल हो। फट्टे मारो बेटा, कैपिटल एसेट ट्रांसफर करिए तो कौन से हेड में टैक्सेबल होना चाहिए, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन। और अगर स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर किया तो कौन से हेड में टैक्सेबल होना चाहिए, PGBP। एग्जैक्ट सही है, एग्जैक्ट यही है बेटा, बिल्कुल यही है, लो में ये लिखा हुआ है। कैपिटल एसेट ट्रांसफर करिए तो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा, स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर करा तो बेटा आपका PGBP में टैक्सेबल होगा। अगर रिवाइज करे बैठे हो सारा बेटा, मुझे ये और बता दो कितना टैक्सेबल होगा, नालायक। तो पहले रिगार्डिंग कैपिटल एसेट लें, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय फर्म टू पार्टनर। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय फर्म टू पार्टनर। तो लॉ से जो कैपिटल एसेट क्या करी है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करी है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लो, FMV।
एज ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें से क्या माइनस कर दो बेटा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कोई बिल्डिंग है तो क्या पता इम्प्रूवमेंट हो, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी बेटा, इट मे बी गेन या लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल या लॉन्ग टर्म। किसके हैंड में टैक्सेबल, फॉर्म के, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ फर्म। सेक्शन 45(4) अगर याद हो, वो भी तो यही बोलती थी, सेम ऐसे ही तो निकालते थे हम। यस सर, कि कैपिटल एसेट दी तो कैपिटल गेन लगेगा, और अगर बेटा आपने स्टॉक इन ट्रेड दिया तो पीजीबीपी के प्रोविजन लगेंगे। ये लिख लिया, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ फर्म एंड टैक्सेबल इन द ईयर इन विच taxable in the year in which partner received the capital assets. asset is received by partner. ठीक है जी, ये तो था रिगार्डिंग कैपिटल असेट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय फर्म टू पार्टनर। देन ट्रांसफर ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। कौन दे रहा है बेटा, किसको दे रहा है, कौन दे रहा है, किसको दे रहा है और कब दे रहा है, फर्म ही दे रहे पार्टनर को एट द कब, टाइम ऑफ या तो डिसोल्यूशन के टाइम या रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम। सर बार बार क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आगे चल के कंफ्यूजन होगी। ये दोनों टाइम पे लगता है, डिसोल्यूशन के टाइम भी और रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम भी। तो इस केस में कितनी इनकम मानी जाए, एफएमवी ऑफ स्टॉक देख लो, एज ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करेंगे बेटा माइनस इसमें, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट। नालायक, स्टॉक कभी इंडेक्स होता क्या पीजीबीपी में, दुष्ट। नो नो ये हाल तो जब है जब ये रिवाइज और अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं, ये पीजीबीपी इंडेक्स कर रहे हैं। एक्सपेंसेस अटैक पड़ जाए, कभी कमजोर दिल का हो तो क्या निकल के आएगी ये, बिजनेस लॉस या गेन। इनकम। किसके हैंड में टैक्सेबल, फर्म के। शुक्र है, taxable in the hands of firm and taxable in the year in which partner received the stock. Taxable in the year in which partner received the stock. सेम कहानी तो पहले भी थी 45(4) में, फिर ये 9B क्यों डाली, क्योंकि वो एक साथ ही था ना सर, शायद इसलिए। अब समस्या ये पड़ रही थी 45(4) केवल कैपिटल गेन की बात करता था, स्टॉक इन ट्रेड पे तो कैपिटल गेन लगता ही नहीं था। तो वो तो हम इंडस्ट्री के ट्रेंड से निकाल देते थे कि चलो जी कि स्टॉक इन ट्रेड है तो उसके ऊपर बिजनेस इनकम भी निकाल दो। भाई कैपिटल गेन तो बिजनेस इनकम की बात कर ही नहीं सकता ना। तो अब 9B ने एक जगह सारे प्रोविजन इकट्ठे कर दिए। अगर डिसोल्यूशन या रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम कैपिटल एसेट ट्रांसफर होती है या स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर होता है तो इस केस में बेटा आपका ये ट्रांसफर के ऊपर टैक्स लगेगा, फर्म के हैंड में टैक्स लगेगा। कैपिटल एसेट देंगे तो कैपिटल गेन लगेगा, स्टॉक इन ट्रेड देंगे तो बिजनेस इनकम लगेगी, और ये टैक्सेबल उस साल होगा जिस साल ये एसेट पार्टनर को रिसीव हुई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, पक्का। Yes, sir. ये एक पार्टनरशिप फर्म, नाम सुना है? यस सर। मेरे ख्याल पूरे लेक्चर में 200 बार तो बोल दिया होगा। हमारी सीए फर्म जिसमें मैं पार्टनर हूं, ये एक पार्टनर, मैं आज क्या ले रहा हूं बेटा, रिटायरमेंट ले रहा हूं।
मैं आज फर्म से रिटायरमेंट ले रहा हूं, तो फर्म जाते जाते मुझे क्या देगी बेटा? बाबुल की दुआएं। अरे रिटायरमेंट के टाइम मेरा शेयर मुझे मिलेगा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, रिटायरमेंट क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन है। Yes, sir. अब तो सारी कहानी इकट्ठी करता हूं, फिर आपके बेटर समझ में आएगा। मेरा कैपिटल अकाउंट फर्म में जो है कितना है, मैंने तो ध्यान में नहीं दिया। मान लो 40 लाख है, ज़्यादा ही होगा, 12-13 लाख से है, 12-13 साल से हूँ बेटा। मैंने एज्यूम कर लिया, मान लो मेरा कैपिटल अकाउंट फर्म्स में कितना खड़ा हुआ है बेटा? 40 लाख। तो ठंडे दिमाग से सोच के बताओ, मुझे 40 लाख ही मिलेंगे? No, sir. ज़्यादा फर्म ने नहीं। इतने सालों में इतने बड़े बड़े ऑडिट ले रखे हैं, तो मैं 40 लाख में थोड़ा निकलूंगा। तो अब Yes, sir. देखो, रिटायरमेंट के टाइम मुझे क्या क्या मिला। एक तो मिला मुझे कैश 20 लाख रुपए। एक मिले मुझे बेटा, अब एक बार इसको जरा सीए फर्म भूल जाना, ठीक है ना, ताकि मैं सारी चीज़ें इकट्ठी एक क्वेश्चन में ले लूंगा, कोई भी फर्म समझ लेना। एक मुझे क्या मिल गया बेटा? कैपिटल एसेट, लैंड वैंड मिल गई, उसकी एफएमवी 25 लाख। और एक मुझे मिल गया स्टॉक इन ट्रेड। ये फर्म कंप्यूटर बेचती थी। मैं बोल रहा हूं, एक बार भूल जाना कि सीएवी ये फर्म है। ये फर्म क्या बेचती थी बेटा? कंप्यूटर में डील करती थी। मैं कंप्यूटर लेके आ गया बेटा लेटर से 18 लाख रुपए के। अब मैं जो चीज समझाना चाहूंगा उसके ऊपर जरा एम्फेसिस लेना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो सेक्शन 9B में आओ। हाँ जी, पहले तो ये बताओ, क्या कोई टैक्सेबिलिटी अराइज होगी रिटायरमेंट के टाइम? Yes. क्या रिटायरमेंट के टाइम टैक्सेबिलिटी अराइज होगी? Yes, sir. होगी। यस सर, सेक्शन 9B लगेगी। सेक्शन 9B लगेगी। पढ़े लिखे बच्चे हैं बेटा, 9B लगेगी। तो लाइन बी जो लगेगी, टैक्सेबिलिटी किसके हैंड में बात करती है? वो Firm. दीपक जैन या शिव एंड एसोसिएट? शिव एंड एसोसिएट। शिव एंड एसोसिएट की बात चलती है। शिव एंड एसोसिएट ने कैश दिया, जल्दी बोलो। उस पे नहीं लगेगा 9B। नो टैक्स ट्रीटमेंट। 9B में कुछ नहीं होगा इसका, ठीक है। Yes. कैपिटल एसेट दी, कैपिटल एसेट इस पे अप्लाई होगा 9B। 9B लग जाएगी। तो कैपिटल गेन शैल अराइज कैसे निकालेंगे? एफएमवी माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। Yes, sir. वो कॉस्ट दे नहीं रखी इसलिए मैं लिख नहीं रहा बेटा, पर ये तो पता है ना कि आपका कैपिटल गेन लगेगा। Yes, sir. तो या लिखूं, No, sir. समझ जाओगे ना। Yes, sir. और फिर स्टॉक इन ट्रेड के ऊपर इस पे भी लगेगा 9B। इस पे भी PGB 9B लगेगी। बिजनेस इनकम शैल अराइज। चलो मैं फिगर ले लेता हूं। कैपिटल एसेट मान लो ये 25 लाख की थी बेटा, आपकी एफएमवी 25 लाख, और इसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेते हैं 12 लाख गिवन है, ठीक है। तो कैपिटल गेन बता सकते हो कितना आएगा? तेरह लाख। Yes, sir. स्टॉक इन ट्रेड 18 का, और इसकी कॉस्ट थी बेटा, स्टॉक की कॉस्ट 10 लाख। तो मुझे बिजनेस इनकम बता सकते हो बेटा कितनी? 8 लाख। बोलो ना। 8 लाख। 8 लाख। कोई दिक्कत? No, sir. ये सेक्शन 9B बेटा वाइंड अप हो गई। ये सेक्शन 9B वाइंड अप हो गई। 9B के केस में बेटा फर्म को 13 लाख रुपए कैपिटल गेन पे टैक्स देगी फर्म, और 8 लाख रुपए बिजनेस हेड में टैक्स देगी। बोथ टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ फर्म। किस साल? In the year partner receives the assets. बहुत बढ़िया, ऐसे पार्टिसिपेट करा करो। इन द ईयर इन विच पार्टनर रिसीव द असेट। 9B में एनी इफ्स एंड बट्स? No, sir. पक्का? Yes, sir. एक मिनट फोकस रखना बेटा, नहीं आपको रटना पड़ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर सामने स्क्रीन पे ध्यान दो आप, फर्म के एंगल से सोचना। पार्टनर, जरा इधर आते हैं, मेरा कितना बैलेंस निकल रहा है फर्म में? 40 लाख। उसके बदले मुझे मिला क्या है?
20 लाख का ये, पार्टनर के एंगल से बात करो। 25 का ये, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. भाई मेरे को 20 लाख का तो क्या मिला है, कैश मिला है, 25 लाख का ये मिला है, कहीं ना कहीं 18 का ये भी मिला है मुझे। Yes, sir. Yes. देखो दो ट्रांजैक्शन चल रही है बेटा यहाँ पर, अगर आपके क्लिक कर जाए ये, नहीं तो रटना पड़ेगा आपको। एक तो बेटा कैपिटल असेट्स फॉर्म ने 12 वाली 25 में दी है, 10 वाली 18 में दी है, ऐसे सोचो आप। Yes, sir. अभी मान के चलो फर्म ने बेची है, रिटायरमेंट भूलो, फर्म ने ये बेची है, तो फर्म ने जब ये बेची है 10 वाली 18 में गई है, 8 लाख का बेनिफिट हुआ है नहीं हुआ। अगर ये फर्म बेचती 10 वाली 18 में बिकती Yes, sir. तो 8 लाख के ऊपर वैसे भी टैक्स देती। Yes, sir. अब भी टैक्स दे रही है, मैं तो लॉजिक समझा रहा हूं। Yes. अब भी टैक्स दे रही है। Yes, sir. अगर पार्टनर को ना देके ये सेल करती तो एफएमवी पे तो बिकती ना ये। Yes. एफएमवी कितनी है, 18। Yes. और उसकी कॉस्ट कितनी है, 10। कितना बेनिफिट होता, 8 लाख। Yes. 8 लाख पे तो वो टैक्स देती ना। Yes, sir. Yes. तो अभी तो 8 लाख पे दे रही है। ऊपर आओ, ऊपर आओ। कैपिटल एसेट बेटा अगर इसको आज मार्केट में बेचेगी लैंड को, कितने की बिकेगी? 25 lakhs. अगर पार्टनर को ना देके मार्केट में बेचेगी तो कितने की बिकेगी? 25 लाख। और इसको इंडेक्स करेगा तो कितने की बनेगी? 12 लाख। 12 lakh less. तो कितने का कैपिटल गेन होगा? 13 लाख। तो अगर पार्टनर को ना देती, मार्केट में बेचती, तो भी तो टैक्स देती ही। Yes, sir. Yes. तो नया तो कुछ भी नहीं है, इस पे अभी टैक्स लग रहा है। यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. ये तो है सेक्शन 9B, उसने कैश को छोड़ दिया, कैश का कुछ नहीं करेंगे। अब आओ सेक्शन 45(4) क्या बोलती है बेटा। अब आपने जो पढ़ रखी है वो नोट्स में से काट लेना। 45(4) की बेटा लैंग्वेज क्या हुई है बच्चे, चेंज हुई है। और इसकी लैंग्वेज के ऊपर इंफेसिस रखना, क्या कहना चाह रहा हूं। फर्म, फर्म का मतलब AOP BOI ऑल्सो। पार्टनर, पार्टनर का मतलब बेटा Member. मेंबर ऑल्सो। बहुत बढ़िया। क्या लिखा है ध्यान से देखना। फर्म ने ट्रांसफर करा दो चीज, या तो मनी या कैपिटल असेट। फर्म ने ट्रांसफर करी बेटा या तो मनी या क्या ट्रांसफर हुई है बच्चे, कैपिटल असेट। बेटा चेक करो 9B में क्या चीज थी। 9B में Capital asset और stock in trade था. यहां पर क्या है, मनी और कैपिटल असेट। किस टाइम दी है ये ट्रांसफर, किस टाइम हुआ है? एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। क्या वर्ड मिसिंग है? Dissolution. डिसोल्यूशन। क्या वर्ड मिसिंग है बेटा? डिसोल्यूशन। तो लॉ सेज देन कैपिटल गेन प्रोविजन शैल अप्लाई। देन कैपिटल गेन प्रोविजन शैल अप्लाई। एक बार 9B भूल जाना, फिर मैं इकट्ठा ही आपस में जोड़ दूंगा। सेक्शन 45(4) को याद करो। अगर फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम अपने पार्टनर को या तो मनी ट्रांसफर करती है या कैपिटल असेट ट्रांसफर करती है, 45(4) डिसोल्यूशन पे नहीं लगती है, किस पे लगती है? एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन देन कैपिटल गेन प्रोविजन शैल अप्लाई। सर किस वैल्यू पे कैपिटल गेन लगे? बहुत बढ़िया लॉ बनाया बेटा इन्होंने। जो मनी मिला उस मनी कंसिडरेशन को ले लो। मेरे एग्जांपल में मनी मिली थी ना, उस मनी कंसिडरेशन को ले लो। जो असेट मिली उस असेट की फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। तो मैं बोल सकता हूं आपको बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम ये दोनों असेट मिली हैं, ये दो ही चीज तो मिली है। Yes, yes. जो मनी मिली है वो ले लो, जो असेट मिली उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, और इसमें से माइनस कर दो कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। पुराना लॉ अगर याद हो तो उसमें कैपिटल अकाउंट का कहीं कोई बात नहीं होती थी, ना ही मनी कंसिडरेशन की बात होती थी। Yes, याद है पुरानी 45(4)? अभी अच्छा आ गया। उसमें से क्या माइनस करना है बेटा? कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। बैलेंसिंग फिगर जो बचेगी
वो बचेगी बेटा कैपिटल गेन। ऊपर ध्यान दो, लॉ ने पता है इसको नाम दे रखा है बी, इसको नाम दे रखा है सी, इसको नाम दे रखा है डी, और कैपिटल गेन को नाम दिया ए। फॉर्मूला बता सकते हो कैपिटल गेन बराबर कैसे निकालें? कैपिटल गेन बोलना, कैपिटल गेन ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी। एब्सोल्युटली, ये बेयर रेक्टेंगल गलती से पढ़ लो आप। वेयर बी इज इक्वल टू मनी कंसिडरेशन, बोलो ना, पार्टिसिपेट करो, अच्छा लग रहा है। वेयर बी इज इक्वल टू मनी कंसिडरेशन, वेयर सी इज इक्वल टू एफएमवी ऑफ कैपिटल एसेट सो रिसीव बेटा, और वेयर डी इज इक्वल टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। ये किस टाइम का देखना है? जिस टाइम वो मिला, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन में रिटायरमेंट, आपका बेटा एडमिशन, या आपका क्या हो जाएगा साहब? चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर? Yes. स्टूडेंट लेवल पे ये सारी चीजें मिलेंगी आपको बेटा। दिक्कत पड़ती है प्रैक्टिकली एक ये निकालना, और दूसरा ये निकालना ये नेचर ऑफ कैपिटल गेन क्या हो, ये शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। ये नेचर ऑफ कैपिटल गेन क्या हो? Long term. कोई इंडेक्सेशन तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, पीरियड ऑफ होल्डिंग किसका देखें? कहीं देख ही नहीं रहे। यहाँ तो बोल क्या रहे हैं, जो कैश मिला वो ले लो, जो असेट मिली उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, और उसमें से क्या माइनस कर दो? कैपिटल अकाउंट माइनस कर दो। अब कैपिटल गेन तो दो ही होते हैं, तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। ये कैपिटल गेन कौन सा हो? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो? सुनो, अगर असेट आपके बेटा लॉन्ग टर्म नेचर की है तो कैपिटल गेन क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म। या इसमें से असेट है बेटा आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। Yes. सुनो, मैं दोबारा बोलता हूं, सॉरी उल्टा बोल गया मैं। अगर असेट का नेचर ही शॉर्ट टर्म है, मतलब पता चल रहा है कि शॉर्ट टर्म है, फिर तो शॉर्ट टर्म। या कोई बेटा डेप्रिशिएबल असेट गई है डब्ल्यूडीवी वाली, डब्ल्यूडीवी हमेशा क्या होता है? शॉर्ट टर्म। असेट डब्ल्यूडीवी वाली है भाई, या तो ये असेट ही शॉर्ट टर्म है, हाँ करो, यस सर, या तो ये असेट ही क्या है बेटा, इसका नेचर ही शॉर्ट टर्म है, जैसे डब्ल्यूडीवी के नेचर ही शॉर्ट टर्म होते हैं। Yes, sir. या फिर ये क्या है बेटा, आपका कोई इनटेंजिबल एसेट जो सेल्फ जनरेटेड है। इन केसेस में तो होते हैं बेटा हमेशा शॉर्ट टर्म। इसके अलावा बाय डिफॉल्ट ये लॉन्ग टर्म माना जाएगा। इसके अलावा बाय डिफॉल्ट ये क्या माना जाएगा बेटा? आपका लॉन्ग टर्म माना जाएगा। लिखना चाहो लिख लो। नेचर ही बेटा शॉर्ट टर्म है, जैसे डब्ल्यूडीवी में होता है, नेचर ही शॉर्ट टर्म है, और इनटेंजिबल एसेट तो शॉर्ट टर्म, इन ऑल अदर केसेस लॉन्ग टर्म। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, डिसोल्यूशन के टाइम कौन कौन सी सेक्शन लगेंगी? सिर्फ डिसोल्यूशन के टाइम सिर्फ 45 वाली। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन कौन सी सेक्शन लगेगी बेटा? 9B. 9B। 45(4) तो लगेगी ही नहीं, क्योंकि वो तो खाली रिकॉन्स्टिट्यूशन पे लगती है। Yes, sir. और एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन So दोनों लगेगी 9B और बस यही कहना चाह रहा हूं मैं। ये 45(4) इज इन एडिशन टू 9B है। ये कहीं उसको हटा दो आप, कहीं आपको लगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक जगह वो लगती होगी एक जगह वो। डिसोल्यूशन के टाइम तो केवल 9B लगेगी। एग्जाम में चेक कर लेना तसल्ली से कि कौन सी पूछ रहा है, वो क्या चीज़ दे रहा है, वो डिसोल्यूशन दे रहा है या रिकॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। अगर वो दे रहा है डिसोल्यूशन तो लगेगी बेटा 9B ओनली, और अगर वो दे रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन तो इस केस में क्या लग जाएगी बेटा? 9B भी लगेगी और 45(4) भी लगेगी। 9B ये बात करता है कैपिटल गेन भी हो सकता है और बिजनेस इनकम भी, sir. जबकि 45(4) केवल किसकी बात करता है? Capital gain. कैपिटल गेन ओनली। दोनों में कॉमन क्या है? टैक्सेबल किसके हैंड में होंगे? फर्म। Farm की. फॉर्म के और टैक्सेबल इन द ईयर इन विच एसेट इज रिसीव बाय पार्टनर। और अच्छा एक नोट तो मैं लिखवाना भूल गया ऊपर बेटा, मान लो ये था कुछ भी डम्मी फिगर 40 लाख, ये मान लो बेटा 45 लाख टोटल हो गया, 85 लाख कैपिटल अकाउंट था 30 लाख, तो ये कितना हो जाएगा?
55 lakhs. 55 लाख। Yes, sir. अब अगर सेट अगर WDV वाली थी या इंटेंजिबल थी तो ये होगा शॉर्ट टर्म। उसके अलावा कितने मर्जी परमुटेशन कम्बिनेशन हो तो ये क्या हो जाएगा बेटा? Long-term. लॉन्ग टर्म। ठीक। अब अगर मान लो ये बेटा 30 की जगह 90 होता तो तो कैपिटल गेन नहीं होता. तो -5 करूं या नील करूं? नील. कैपिटल लॉस. नो लॉस कहीं नहीं आएगा, नील। तो इफ कैपिटल अकाउंट एक्सीड्स बाय B plus C value then capital gain is nil. If capital account of partner exceeds by B plus C value then capital gain is nil. एक बार मुझे डिफरेंस फॉर्म में बता सकते हो बेटा? 9B समझने में आसानी रहेगी। 45/4 बोलना। 9B की एप्लीकेबिलिटी बताओ कब कब? At the time of resolution or reconstitution. At the time of Resolution or reconstitution of and reconstitution of firm AOP BOI। इसकी एप्लीकेबिलिटी कब है बेटा? at the Only time. at the time of reconstitution. At the time of reconstitution only। इसमें एसेट ट्रांसफर कौन कौन सी हैं? Capital asset and the stock in trade. Cash. कैपिटल Asset and stock in trade. एंड स्टॉक इन ट्रेड, बस कैश नहीं है यहाँ पर बेटा। और यहाँ पर एसेट ट्रांसफर कौन सी हैं? Money and capital. मनी एंड। Capital asset. तो एक क्रक्स में बोल सकता हूँ, डिसोल्यूशन के टाइम जो मनी मिलेगी उसके ऊपर टैक्स नहीं है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम जो स्टॉक मिलेगा उसके ऊपर टैक्स नहीं है। बोल सकता हूँ? Yes, sir. अपनी नॉलेज के लिए कहीं किसी कोने में डाल दो, छोटा सा कोई देख ना ले। डिसोल्यूशन के टाइम मनी मिलेगी उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम स्टॉक एंड ट्रेड मिलेगा उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं। ठीक है, बोल सकता हूं ना? Yes, sir. और तीसरा टैक्सिबिलिटी कौन कौन से हेड में आएगी इसमें? सर इसमें PGBP और कैपिटल गेन. वेरी गुड। और इसमें टैक्सिबिलिटी बेटा? कैपिटल गेन ओनली. और दोनों में कॉमन क्या है? चाहे 9B हो चाहे 45/4 हो, दोनों में कॉमन Firm will pay the tax. taxable in the hands of firm and taxable in the year in which partner receives the assets. मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपको मैक्रो लेवल से बोलूं, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है बेटा, या डिसोल्यूशन के टाइम उसको जो भी मिल रहा है, सही मायने में देखा जाए इसमें दो ट्रांजेक्शन हो रही हैं। एक तो उससे मेरे 40 लाख थे फर्म में, उसकी जगह बेटा मुझे 1 करोड़ का सामान मिल गया, कैश भी और एसेट भी। 40 लाख की जगह मुझे 1 करोड़ का मिला। अब समझो बेटा इसमें कि दो ट्रांजेक्शन कैसे हो रही हैं। ये अगर समझ में क्लिक कर जाए आपके, एंड ऑफ द डे आपको तो सेक्शन याद करनी है, और मैं कोशिश कर रहा हूं आपको एक बार समझाने की। मैं बन जाता हूं फर्म, आप बन जाते हो पार्टनर। एक तो बेटा मैंने आपको दे दिया कैश भी, एक मैंने आपको दे दी एसेट, और एक मैंने आपको दे दिया स्टॉक इन ट्रेड। तो एसेट और स्टॉक इन ट्रेड वाला तो शायद लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको नहीं देता, मार्केट में बेचता, तो भी तो मेरे को गेन निकल के आता। Yes, sir. भाई फेयर मार्केट वैल्यू स्टॉक की आई थिंक 18 लाख थी ना, यो ऊपर वाले एग्जांपल Yes, में sir. 18. जो भी थी,
18 वाली चीज 10 वाली चीज मैंने 18 में दी है, आपको ना देता मार्केट में बेचता तो भी तो मुझे 8 लाख का गेन होता। 12 वाली चीज 25 में दी है, आपको ना देता बेटा, मैं मार्केट में बेचता तो भी तो मुझे गेन होता, वो गेन अब भी हो रहा है। तो आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। Yes, sir. इसमें बच्चे को एक्चुअली में कोई दिक्कत नहीं होती। फिर बच्चा ये कह रहा है जी 45,4 क्यों लगा रहे हो, डबल टैक्सेशन हो रहा है। अब जरा इसको भूल जाओ, अब इस पे ध्यान दो। मुझे 40 लाख की जगह टोटल मिल गया बेटा लेटर से मुझे ये वाला केस कितना आया था, ये कितना लिया था मैंने कि 55 आया था 30 lakhs. 30। अभी 55 आया. हाँ ठीक है, जो भी आ रहा है बेटा। हाँ मैंने ये ले लिया था 30 लाख। अब पहले को भूल जाओ बेटा, 30 लाख की जगह मुझे 85 लाख रुपए मिल रहे हैं। एक बार इसको भी एज गुड एज कैश मान लो, 30 की जगह मुझे 85 मिल रहे हैं, तो इस पे भी तो टैक्सेबिलिटी आनी चाहिए। सर फिर ऊपर क्या था, ऊपर अलग था बेटा, वो असेट्स के ऊपर इंडिविजुअली देख रहे हैं हम कि फर्म को असेट्स के ऊपर क्या गेन हो रहा है। 10 वाली चीज 18 में जा रही है, 12 वाली चीज 25 में जा रही है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो एक तो ये हो रहा है बेटा बेनिफिट, और दूसरा जो बेनिफिट हो रहा है एक ये भी तो आ रहा है कि 30 की जगह हम 85 दे रहे हैं। मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में बंद 30 रहे हैं, उसकी जगह मुझे मिल 85 रहा है, तो उसके ऊपर भी तो टैक्स लगना चाहिए। तो एक एक एसेट वाइज बात करें तो वो तो है 9B, और जो टोटल ओवरऑल सिनेरियो देखते हैं कि पार्टनर को ओवरऑल कितना मिल रहा है, उसके लिए है 45,4। शायद क्लिक करें। तो ये है बेटा आपका इन टोटलिटी सेक्शन 9B रेड विद बेटा आपका 45,4। ये चीज आपको याद रखनी है, और ये डिफरेंस फॉर्म में याद कर लेना और बेटर समझ में आ जाएगा। चले मूव ऑन। Yes, sir. तो हमारी टोटल 4 अमेंडमेंट हो गई। पहली तो बेटा वो थी प्रीवियस ईयर 21-22 असेसमेंट ईयर 22, 23 फाइनेंस एक्ट 21। दूसरी मैंने बता दिया डोमेस्टिक केस में टर्नओवर देखी जाए 400 करोड़ प्रीवियस ईयर 19-20 की। तीसरा मैंने बता दिया बेटा बिजनेस कनेक्शन। चौथा मैंने बता दिया सेक्शन 9B जो बेटा आपकी नई आई है ये इस साल से साहब, डिसोल्यूशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आई होप यू आर गेटिंग द इशू। Yes. शैल आई मूव ऑन? Yes. Yes, sir. ध्यान देना बेटा, इसके बाद हेड वाइज शुरू करता हूं मैं अमेंडमेंट। इनकम अंडर द हेड सैलरी, इसमें एक मेजर अमेंडमेंट है, वो एग्जाम में ना फंस जाए। नंबर वाइज चल रहे थे ना बेटा, ये कौन सा नंबर आएगा बच्चे? फिफ्थ। सैलरी में 2 चेंजेस हैं, एक चेंज तो बल्कि पुराना ही है और वो भी डिस्कस कर लूंगा। तो पहला इसको नाम अपनी तरफ से ए दे देता हूं। आपको याद है बेटा आपने 2 टाइप के फंड पढ़े थे, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। Yes, sir. तो एक बार मुझे तेजी से वो रिवाइज करवाने पड़ेंगे सारे के सारे, इंक्लूडिंग अमेंडमेंट बता दूंगा मैं क्या ही है। तो दोनों को ही ले लेता हूं मैं अलग अलग, इकट्ठा लेके चलूंगा तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। सबसे पहला पढ़ा था हमने स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एब्रिवेटेड एज SPF। मैं इंक्लूडिंग अमेंडमेंट बता दूंगा क्या अमेंडमेंट आई है, और पिछला भी सारा रिवाइज हो जाएगा। प्रोविडेंट फंड में क्या होता है बेटा, कुछ अमाउंट एम्प्लॉयर अपनी जेब से मिलाता है, उतना सेम अमाउंट एम्प्लॉय अपनी जेब से मिलाता है, सारा पैसा फंड में इकट्ठा होता रहता है, इंटरेस्ट उसमें जुड़ता रहता है, और कल को जब रिटायर्ड होते हैं तो लमसम अमाउंट वापस मिलता है। Yes, sir. ठीक है, तो मैंने एक एक चीज अलग अलग खोल खोल के पढ़ाई थी आपको कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या होगा। जल्दी बोलो। Non-taxable. गुड, फुल्ली एग्जाम्ड। पहले भी था, आज भी यही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। सर फिर लिख क्यों रहे हो, सारा रिवाइज हो जाएगा ना। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, याद आ रहा हो? नोट्स खोल लो चाहे अपने। ये भी non-taxable ही था। फट्टे मार रहे हैं, याद आ नहीं रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। फुल्ली एग्जाम्ड। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का क्या था, किसी को याद हो? हाँ जी, ये पूरी टैक्सेबल था, 80C में डिडक्शन थी। फुल्ली टैक्सेबल नहीं था, नालायक, वो तो उसी का पैसा है। 10%। तो टैक्सेबिलिटी का तो क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता, वो तो उसी का अपना पैसा है। हाँ, डिडक्शन मिलती थी 80C में 1.5 लाख तक,
Yes, sir. टैक्सेबिलिटी का क्वेश्चन अराइज नहीं होता, उसी का अपना पैसा है जो उसको मिल रहा है. चले आगे. इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन. क्या सिखाया था? क्या सिखाया था? Non-taxable. अब चेंज बताऊं क्या था? ये पुराना है. चेंज बोलूं? इंटरेस्ट होगा तो वो Yes. अब ये चेंज जो हुआ है 2.5 लाख से ऊपर इंटरेस्ट नहीं. ध्यान देना कि लैंग्वेज क्या थी. फुल्ली एग्जाम सब्जेक्ट टू एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन. डबल ई का मतलब एम्प्लॉय. डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख. ये आया बेटा फाइनेंस एक्ट 2021 से. क्या उसने ऊपर के 3 पॉइंट को कोई इफेक्ट करा है? No. क्या ऊपर के 3 पॉइंट इफेक्टेड हुए हैं? No, No. sir. ये याद रखना, ऊपर के 3 में कोई छेड़खानी नहीं हुई है. ये जो छेड़खानी हुई है इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के ऊपर हुई है. क्या हुआ है? अब इसका मैं क्रक्स लेता हूं. एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आप लिख रहे हो, कौन से में ले रहा हूं मैं ये टूवर्ड्स स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. Yes. एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख तक है, 2.5 लाख से ज्यादा है. 2.5 लाख तक है तो इसका जो 2.5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट भी बन रहा होगा ना, वो भी एग्जम्प्ट है. और 2.5 से ऊपर जो इंटरेस्ट बन रहा होगा बेटा, नाउ सच इंटरेस्ट इज टैक्सेबल फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2021. मतलब मान लो बेटा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 3 लाख रुपए है और उस 3 लाख के ऊपर इंटरेस्ट बन रहा है सिंप्लिसिटी के लिए 30,000 रुपए. तो क्या होगा बेटा, 3 लाख में से 2.5 लाख अलग और 2.5 से रिमेनिंग बेटा 50,000 अलग. तो उस 2.5 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट बन रहा होगा 25,000. भाई 3 लाख पे 30,000 था ना, तो 2.5 लाख पे 25,000 हो गया. तो 25,000 का इंटरेस्ट तो क्या हो जाएगा बेटा आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा. और वो 50,000 के रिगार्डिंग जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा बच्चे, टैक्सेबल हो जाएगा. आर यू विद मी? समझा या नहीं समझा? Yes, sir. समझ अब गए. एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मान लो बेटा 4 लाख है, ट्रीटमेंट बताओ. 2.5 लाख पे नहीं लगेगा. 2.5 लाख तक के ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा उस पे नहीं वो एग्जम्प्ट होगा. 1.5 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा वो टैक्सेबल होगा. एक गलती जो है नालायक एग्जाम में करके आएंगे, ये पता क्या करेंगे, 2.5 एग्जाम 1.5 टैक्सेबल. मैं इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूं, इंटरेस्ट बिजली के प्लग में हाथ डाल दूंगा नालायक अगर कुछ गलती कर दी तुमने. चलो दोबारा बोलो मेरे को. एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है 2 लाख रुपए, उसके इंटरेस्ट पे एग्जाम. उसका इंटरेस्ट सारा का सारा एग्जाम. एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए, उसके इंटरेस्ट पे एग्जाम. उसका इंटरेस्ट सारा का सारा एग्जाम्प्ट. एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन बेटा आपका 3 लाख रुपए, 50,000 तो 2.5 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा वो एग्जाम्प्ट, 50,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा वो टैक्सेबल. मजा आ गया बेटा. एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 4 लाख रुपए, तो 1.5 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा उसके वो टैक्सेबल. कंट्रीब्यूशन. भाई 2.5 लाख वाला एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वो एग्जाम्प्ट है, उसका इंटरेस्ट. और जो 1.5 लाख का होगा बेटा इन एक्सेस ऑफ 2.5, जो 1.5 लाख का होगा वो क्या हो जाएगा बेटा आपका, उसके रिगार्डिंग जो भी इंटरेस्ट होगा इट शैल बी टैक्सेबल. ठीक. Yes, जिससे sir. पूछो वो आंसर देना. कीर्ति बेटा आंसर दे. Yes, sir. 4 लाख एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, 4 ही लाख एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना? 4 लाख. और एक बार इसका इंटरेस्ट मैं मान लेता हूं. इस 4 लाख के ऊपर इंटरेस्ट बन रहा है 40,000 सिंप्लिसिटी के लिए. और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना है? वो ये भी 4 लाख? Yes. इसका भी इंटरेस्ट मान लेते हैं 40,000.
तो कुल मिला के 4 चीजें हो गई, 4 चीजें, उन्ने, रंडे, मुन्ने, नाले। 1 2 3 4 हो गई। तो जल्दी से इस 4 लाख की ट्रीटमेंट बता। एम्प्लॉयर का एग्जाम एग्जाम, और जो उसका इंटरेस्ट आएगा रुक जा, रुक जा। अब इंटरेस्ट बता। उस पे भी पूरा एग्जाम। ओ 4 लाख के ऊपर है, 4 के ऊपर। यस सर, पर चार। एम्प्लॉयर का है ना। 4 2.5 से ऊपर है, 2.5। पर एम्प्लॉयर का है। शुक्र है नालायक नहीं फंसी, फंस जाती मेट्रो का धक्का दे देता। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या करें सर? एटीसी में डिडक्शन क्लेम करो 1.5 लाख की, वो उससे लेना देना नहीं। इस इंटरेस्ट का क्या करें? जो 2.5 लाख से ऊपर का जो इंटरेस्ट है 2.5 लाख से रिलेटेड है वो वाला तो, एग्जाम, और जो उससे ऊपर वाला है वो टैक्सेबल। किसके हाथ में? एम्प्लॉय शुक्र है। अंडर द हेड सैलरी। शुक्र है। टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, अंडर द हेड सैलरी। प्रैक्टिकली बेटा ये प्रोविडेंट फंड जो मेंटेन कर रहे हैं उनका काम बढ़ गया ये। अब उनको 2 अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। अगर 2.5 लाख से ऊपर हो जाए तो 2.5 लाख तक का इंटरेस्ट अलग निकल रहा होता है, 2.5 से ऊपर का अलग। ये जो इतना सिंपल तुम्हें लग रहा है ना ये इंटरेस्ट, प्रैक्टिकल लाइफ में जान निकल जाए। इंटरेस्ट तो वहाँ इकट्ठे क्रेडिट हो रहे होते हैं, उसमें एम्प्लॉयर का भी आ रहा होता है, एम्प्लॉय का भी, 2.5 लाख से नीचे का भी, 2.5 लाख से ऊपर का भी। हाँ, तो आपको तो एक गिना गिनाया मेहनत करी कराई मिल रही है आपको ये। आपको याद भी ये रखना है स्टूडेंट लेवल पे। प्रोविडेंट फंड वालों के काम बढ़ गए बेचारों के। वो अलग अलग 2 खाते मेंटेन कर रहे होंगे इंटरनली, इंटरेस्ट वाले, एम्प्लॉय वाले। उसमें से 2.5 लाख वाला इंटरेस्ट अलग क्रेडिट हो रहा होगा, 2.5 लाख से ऊपर वाला अलग क्रेडिट हो रहा होगा इंटरेस्ट। आ गया स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। पक्का? Yes, sir. चलूं आगे? Yes, sir. अभी खत्म नहीं हुआ ये तो था स्टैट्यूटरी में। अब आते हैं रिकॉग्नाइज। बेटा दरवाजे बंद कर लो, कोई भाग ना जाए, कसम है, क्योंकि अमेंडमेंट खतरनाक है ये। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। हे ईश्वर शक्ति दे इन नालायकों को ये समझ सकें। गवर्नमेंट वालों के लिए होता था स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, इनके लिए क्या होता था? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। याद है? यस सर। कुछ नहीं याद तुम्हें? तुम बस ये बताओ उन 4 चीजों की ट्रीटमेंट क्या होती थी? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की क्या ट्रीटमेंट थी भाई? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% तक टैक्सेबल था। 12% तक एग्जाम्ड था। एग्जाम था। यस यस यस। अप टू 12% ऑफ सैलरी एग्जाम्ड, इन एक्सेस ऑफ 12% टैक्सेबल। सैलरी का मतलब याद है ना? बेसिक पे, डीए और परसेंटेज बेस्ड कमीशन। यस सर। किसी को कुछ और कहना हो, कुछ और भी याद आ रहा हो, कोई ना कोई तो बच्चा निकलेगा। अरे कोई ना कोई तो निकलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। याद आ रहा है मैंने एक 7.5 लाख भी कहीं पढ़ाया था। यस 7.5 अगर 12 से ज्यादा हो गया तो भी टैक्सेबल हो जाएगा। ये था कि अगर परसेंटेज वाइज 12 से कम है पर अमाउंट वाइज 7.5 लाख से ज्यादा हो गया तो वो भी तो टैक्सेबल था। यस याद है? मैं खाली तुम परसेंटेज में याद रखो, चलो जितना तुम्हें याद है, क्योंकि मैं अमेंडमेंट पढ़ा रहा हूँ, पिछला तो तुम रिवाइज करते रहना। इंटरेस्ट की क्या ट्रीटमेंट थी? 9.5 इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। इंटरेस्ट रेट कितना था? 9.5% अब एग्जाम था। इन एक्सेस ऑफ 9.5% टैक्सेबल। शुक्र है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, तो मैं रिवाइज करा रहा हूँ। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सैलरी के 12% तक है एग्जाम, सैलरी के 12% से ज़्यादा है इट शैल बी टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बेटा आपका इंटरेस्ट रेट 9.5% तक था एग्जाम, 9.5 से ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा था इट शैल बी टैक्सेबल। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने इसके। अब जरा मुद्दे पे आओ। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो था उसकी क्या ट्रीटमेंट थी? फुली टैक्सेबल। तो चुप रहना लायक। 80C में डिडक्शन। तो एटीसी डिडक्शन बोल, उसको टैक्सेबल क्यों बोल रही है? ओके। उसका अपना पैसा है, उसको मिल रहा है, उसमें टैक्सेबल। एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C
इंटरेस्ट क्या था, इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट याद हो? इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल था ना? क्या था ट्रीटमेंट, बोलो बेटा। सेम वही था, 9.5% तक है तो टैक्स फ्री, 9.5 से ज़्यादा है तो टैक्सेबल, ठीक है ना। पर इसमें चेंज आ गया। क्या चेंज है? सेम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड वाला, बोलो बोलो। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अप टू, तो इंटरेस्ट क्या होगा? एग्जाम्प्ट। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज़्यादा तो एक्सेस वाले के रिगार्डिंग इंटरेस्ट टैक्सेबल। कहने का मतलब अब 9.5% गया स्वाहा, कोई लेना देना नहीं है उससे। एम्प्लॉय के रिगार्डिंग कहीं परमानेंट ही गायब कर दो, ऊपर कुछ चेंज नहीं है। हे मेरे राम, ये एज इट इज है जो पहले था अब भी, ये भी एज इट इज है जो पहले था अब भी, ये एज इट इज है जो पहले था अब भी। सर चेंज किस में आया है, समझ में नहीं आ रहा हमारे तो। चेंज किस में आया है? इंटरेस्ट में। क्या है? सेम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की तरह 2.5 लाख तक है तो क्या होता था? एग्जाम्प्ट। 2.5 लाख से ज़्यादा है तो बेटा, तो आपका आज के टाइम 2.5 लाख से ज़्यादा वाले पोर्शन के ऊपर इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। पहले 9.5% देखते थे, अब ये नहीं देखना, अब ये नया ड्रामा आ गया 2.5 लाख वाला। पूछूं? यस सर। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 2 लाख रुपए है, तो उस 2 लाख के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट बनेगा सारा का सारा एग्जाम। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए है तो भी एग्जाम है, तो सारा का सारा उस 2.5 लाख पे जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो भी एग्जाम्ट। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 3 लाख रुपए है 50,000 पे तो टैक्स। 2.5 लाख पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो एग्जाम्ट, 50,000 पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो टैक्सेबल। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 3.5 लाख रुपए है, 1 लाख पे टैक्सेबल होगा, 2.5 पे एग्जाम। 1 लाख पे बेटा आपका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा जो भी इंटरेस्ट बनेगा, और 2.5 लाख वाला इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बच्चे? एग्जाम्ट हो जाएगा। तो चाहे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की बात हो, चाहे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात हो, अमेंडमेंट किस चीज में आई है? एम्प्लॉय इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के ऊपर अमेंडमेंट आई है। अब दोनों को कहो तो इकट्ठा करके लिखवा दूं, अलग अलग तो मैंने समझाने के लिए करा था। क्रक्स फॉर्म। यस सर। करक्स फॉर्म में क्या निकल के आएगा आप वैसे ही बताओ ना, पहले बोलो फिर लिख देंगे। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख तक है तो बेटा आपका क्या हो जाएगा? वो एग्जाम्ट। और 2.5 लाख से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? इन एक्सेस ऑफ 2.5 लाख बेटा इट शैल बी टैक्सेबल। एक एग्जाम्पल डाल देंगे, लेट अस से टोटल कंट्रीब्यूशन 4 लाख है तो 2.5 लाख तक वाले कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट एग्जाम्ट और उससे ऊपर वाला टैक्सेबल। लिखे? लिखो क्रक्स। हम किस चीज के ऊपर अमेंडमेंट आई है? इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। इंटरेस्ट में डायग्राम फॉर्म में बनाता हूं, चलो। ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फंड, चाहे बेटा आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो, फंड चाहे आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो। चेक करो, एनुअल कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख तक है। एनुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय अप टू 2.5 लाख। Annual contribution of employee exceeds 2.5 लाख। 2.5 लाख तक है तो इंटरेस्ट ऑन सच कंट्रीब्यूशन इज फुल्ली एग्जाम। fully exempt. Interest on such contribution is
taxable. What about interest on employer contribution? Same as earlier. In case of statutory provident fund, fully exempt. In case of recognized provident fund, exempt up to 9.5%. कहो तो वो भी लिखवा दूँ नोट फॉर्म में. वैसे क्रक्स ये है जो आपके सामने स्क्रीन पे है. बस एम्प्लॉयर वाले में कोई चेंज नहीं है. इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन नो चेंज. इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड फुली एग्जम्प्ट. इन केस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड interest rate up to 9.5% exempt. In excess of 9.5 it shall be taxable. I hope you are getting the issue. Yes sir. This is the whole crux of salary chapter. Major amendment ये है बेटा सैलरी में. आपकी तरफ से कोई भी क्वेरी है पूछे नहीं बेटा, मैं आगे लेके चलूं. Shall I move on? पीजीबीपी पे आओ. बस अब 15-20 मिनट ही लगेगी बेटा, सारा वाइंड अप कर दूंगा मैं. पॉइंट नंबर कौन सा बनेगा बेटा? सैलरी को क्या नंबर दिया था हमने? 6 नंबर बनेगा. 6 नंबर. पीजीबीपी. पीजीबीपी में कोई भी नई अमेंडमेंट ऐसी नहीं है जो मैंने ना पढ़ाई हो. ये तो बस मैं अमेंडमेंट के नाम से ले रहा हूँ, इसलिए एक जगह इकट्ठी कर रहा हूँ. सबसे पहले इसमें क्या ले लो बेटा? गुडविल. गुडविल आपकी बेटा चाहे बिजनेस की हो चाहे प्रोफेशन की हो. सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी स्मिफ्स सिक्योरिटीज लिमिटेड. उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था बेटा परचेज गुडविल इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन. उस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया बेटा उन्होंने. और लो क्या बना दिया? आज के टाइम चाहे सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो चाहे परचेज गुडविल हो, गुडविल इज नॉट एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन. और इसका इफेक्ट कब से दे दिया बेटा? बैक डेट से 2020. 1 अप्रैल 2020 से. अब समस्या क्या है? 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद अगर गुडविल खरीदी फिर तो कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं है, वो बुक्स में खड़ी रहेगी. बस कहा कल को जब बेचेंगे तो कैपिटल गेन लग जाएगा. यही तो बनेगा ना. 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद गुडविल खरीदेंगे फिर तो कोई दिक्कत नहीं, वो बुक्स में खड़ी रहेगी, उसका कुछ नहीं होगा. कल को जब बेचेंगे तो कैपिटल गेन लग जाएगा. दिक्कत क्या हुई होगी बेटा? जो 1 अप्रैल 2020 से पहले की गुडविल है वो ब्लॉक में आ रही होगी. जो 1 अप्रैल 2020 से पहले गुडविल खरीदी है वो किस में आ रही होगी बेटा? ब्लॉक में आ रही होगी. याद करो बेटा, मैं पढ़ाए बैठा हूं. उसको ब्लॉक से क्या करो बेटा? बाहर करो. कैसे बाहर करते थे? ब्लॉक से बाहर कैसे करते थे? एग्जाम्पल लिखो और एग्जाम्पल के थ्रू ही. लॉ ने क्या बोला था? ओपनिंग WDV ऑफ इंटेंजिबल ब्लॉक लो. याद है? ओपनिंग WDV कब की लेनी थी? अरे ओपनिंग WDV कब की लेनी थी भले प्राणियों? 1 अप्रैल 2020. भूल गए क्या? यस सर. भूल ही गए. ये भी शुक्र है. कितना इनोसेंट आंसर है. यस सर, कोई दिक्कत नहीं. सर 1 अप्रैल 2020 की क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 1 अप्रैल 2020 से ही तो डेप्रिसिएशन मिलने बंद हो जाएंगे ना, तो उसको ब्लॉक से बाहर निकालेंगे. मान लो उस ब्लॉक की वैल्यू है 80 लाख. हाइपोथेटिकल एग्जांपल है. मैं बोल सकता हूँ इस 80 लाख में गुडविल भी है, पेटेंट भी है, कॉपीराइट भी, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइज, लाइसेंस, पूरा इंटेंजिबल का ब्लॉक है ना. यस सर. हाँ, तो अब इसके अंदर गुडविल है. हमें तो पहले गुडविल लेनी है. और वो गुडविल कितने की है यार? कोई भी एक डेट ले लो बेटा. वसुंधरा बर्थडे बता कब आता है? 25 जुलाई. 25 जुलाई. ये गुडविल खरीदी थी हमने 25 जुलाई 2017 को 40 लाख रुपए की. तो याद हो तो मैंने क्या बोला था बेटा? इसको डेप्रिशिएट करते करते 1 अप्रैल 2020 तक ले आओ. यानी कि 31 मार्च 2020 तक का डेप्रिसिएशन ले लो इसमें. बोलो. अरे बोलो, हाँ तो करो. यस सर. ये परचेज करी थी मैंने 25 जुलाई को 40 लाख की. 25 जुलाई 2017. कौन सा साल है ये? 17-18.
किस रेट से डेप्रिसिएशन लगता था गुडविल पे? 25%। ये शुक्र है बेटा। क्या आधा होगा ना? वो जब होता जब no, 180 दिन से कम होता। ये फुल है ना? तो 25 लाख का 10, 40 लाख का 25%, 10 लाख। ये हो गया 17-18 का डेप्रिसिएशन। उसके बाद वैल्यू बच गई 40 लाख। फिर डेप्रिसिएशन किस साल का? 18-19 25%। कितना बेटा? 47। बहुत बढ़िया। ये कितने की गुडविल बच गई? 22,50,000। फिर डेप्रिसिएशन किस साल का? 19-20 18 बस ये लास्ट ईयर है। क्यों 19-20 लास्ट ईयर है? क्योंकि 31 मार्च 2020 तक का देखना है ना। Am I right? Yes, sir. बोलो 25% निकालो जल्दी से, कैलकुलेटर यूज करो। 25 625। 25 625 तो मैं कर लेता, पर ये कुछ अलग ही है। 675 बन रहा है। कितना बन रहा है ये? So 5,60,000. कैलकुलेटर अलाउड है बेटा, दिमाग मत दौड़ाओ और मुझे थोड़ा जल्दी बताओ। 562500। तो मैं बोल सकता हूँ 31 मार्च 2020 को इस गुडविल की वैल्यू, इसमें से माइनस करो ये 2250 में से 5 62,500 1687,500। इंटरप्रेट करो। मैं बोल सकता हूँ 31 मार्च 2020 को इस गुडविल की वैल्यू इतनी है। बोलो। यस सर। तो इसको माइनस कर दो ब्लॉक में से। ये बचेगा रिमेनिंग वैल्यू ऑफ ब्लॉक एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन। समझ में आया? मैं अपने आप ही खुश हो रहा हूं। तो 80 लाख के अंदर गुडविल कहीं ना कहीं क्या है? इंक्लूड है। तो उसको माइनस करो। जब खरीदी थी वहां से डेप्रिसिएशन लगाने शुरू करो। 31 मार्च 2020 तक के डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। वही तो मैंने माइनस करे हैं। वो माइनस करके क्या आ गई रिमेनिंग वैल्यू ऑफ गुडविल बेटा? जल्दी बोलो। 6312500। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगा। ब्लॉक अपना आगे बनाते रहना। और जो ये थी बेटा अपनी 1687,500, ये क्या मानी जाती थी हमारी? कॉस्ट ऑफ गुडविल। कल को गुडविल जब बेचोगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये मानी जाएगी। सुना ही नहीं? यस सर। पक्का? यस। तो कल को जब गुडविल बिकेगी उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये मानी जाएगी। थोड़ा परेशान करूं? यस सर। एग्जामिनर तो नहीं करेगा पर मैं करूं? छोड़ूं? वही बच्चा भी बढ़िया है। चलो वैसे मैं ये पूछता, मान लो अगर ये 15 लाख है तो मेरे से भी रुका नहीं जाता यार, पूछ ही लेता हूँ। मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है। और फिर क्या होता? बच्चे की इनोसेंट क्वेरी, सर ये 15 कैसे हो सकता है जब यही 40 था? अरे नालायक, वो बीच बीच में बेच दी होंगी कोई एसेट, वो घट गई WDV, कोई पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क बेच दिया होगा। आदोगे तो यही हजम नहीं हो रहा कि ये 15 तो ये 40 कैसे? अरे खाली गुडविल ही थोड़ी ना ये 15, इसमें क्या क्या है? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइज, लाइसेंस, सब कुछ है ना इसके अंदर। तो यस सर। हाँ हाँ सर पॉसिबल है, तुम हाँ करो बस, हो सकता है। तो इस केस में बताना क्या होगा? नेगेटिव आ जाएगी। WDV कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके। 20 दिन बाद इनके पेपर हैं, ये एग्जाम में बैठ रहे हैं। ठीक नहीं हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ गुडविल ये ही मानी जाएगी फॉर कैपिटल गेन पर्पस। ठीक, तुम छोड़ो इसको, ज़्यादा एनालाइज पैरालाइज करता है, तुम उसी को याद रख लो। ऑल दो आपके लेवल पे तो बस ये आएगा गुडविल का बताओ जी क्या होगा, वो ये भी नहीं पूछेगा ब्लॉक से बाहर करो, क्योंकि स्टूडेंट लेवल पे मुझे लगता नहीं। तो आपका बेटा स्मिथ सिक्योरिटी लिमिटेड ने बोला था गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन है, सुप्रीम कोर्ट ने पर जजमेंट को ओवररूल कर दिया। अब गुडविल के ऊपर कहीं कोई डेप्रिसिएशन नहीं है 1 अप्रैल 2020 से। उसके बाद जो भी गुडविल आप खरीदोगे वो बुक्स में पड़ी रहेंगी। हाँ, कल को जब बेचोगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा? कैपिटल गेन लगेगा। हो गई पहली अमेंडमेंट PGBP की? Yes, sir. बोलो। Yes. यस सर। PGBP की दूसरी अमेंडमेंट, वो याद है बेटा? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का PF काटा, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का ESI काटा, वो कब तक जमा कराना था? पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ड्यू डेट ऑफ रेलेवेंट फंड तक।
और जनरली ड्यू डेट क्या होती है ये 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। मैं एम्प्लॉयर, आप सारे मेरे क्या हैं बेटा एम्प्लॉई, मैंने आपका पीएफ काटा, मैंने आपका ईएसआई काटा, वो मुझे जमा कराना होता था अगले महीने की 15 तारीख तक। लो में लिखा हुआ था ड्यू डेट ऑफ रेलेवेंट फंड। इस ड्यू डेट को नालायकों ने मिस इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया। इस ड्यू डेट को क्या पढ़ते थे? ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ड्यू डेट को क्या पढ़ते थे? ड्यू डेट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। और कंपनी की ड्यू डेट क्या है? 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर। बेटा पार्टिसिपेट करो। यस सर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पहली बार सुन रहे हो तुम ये? नो सर, याद है। चलो सुनने पे ध्यान दो। अब मान लो बेटा आपका मई 2021 का पीएफ ईएसआई है, ये कब तक जमा हो जाना चाहिए था? अगले महीने की तारीख 15 तारीख तक, 15 जून 2021 तक। Yes, sir. और नालायक इसको इंटरप्रेट क्या करते थे? सर ड्यू डेट इनकम टैक्स वाली देखनी है, हम जमा करेंगे 31 अक्टूबर 2022 तक। एम्प्लॉय का पैसा एम्प्लॉयर यूज कर रहा है। इस मेल प्रैक्टिस को क्या प्लग किया था? अगले महीने की 15 तारीख तक जमा करा देना ड्यू डेट तक। ये सारा का सारा पीएफ ईएसआई एम्प्लॉयर की इनकम मान ली जाएगी, टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो मैंने बताया था जब ये पढ़ाया था, ड्रैकोनियस लॉ खतरनाक लॉ है। अब एम्प्लॉयर और कुछ करे या ना करे, ये पैसा पहले टाइम से जमा कराएगा। जीएसटी छूट जाए, टीडीएस छूट जाए, पर ये पैसा पहले टाइम से जमा कराएगा। क्योंकि अगर इसकी डेट निकल गई बेटा, कोई एक्सटेंशन ही नहीं है इसमें। मई वाला बेटा अगर मान लो 15 जून तक जमा कराना था, 17 जून तक जमा कराया। और एक बड़ा एम्प्लॉयर सोचो, थोड़ा आईसीआईसीआई बैंक सोचो, टिस्को सोचो, इन्फोसिस सोचो, 10-10 हजार के आसपास एम्प्लॉई है। मान लो एक महीने का ये बन गया पोर्शन 100 करोड़ रुपए। इंडियन रेलवे 100 करोड़ से ज्यादा बनेगा एक महीने का। अगर ये 15 तारीख तक जमा नहीं हुआ, आज के टाइम क्या कॉन्सिक्वेंसेज है? ये 100 करोड़ रुपए इनकम में ऐड हो जाएगा। अब सारे काम छोड़ के पीएफ ईएसआई जमा होंगे। ये पावर है इनकम टैक्स में बेटा, कि लेबर लो तो सुधार नहीं पा रहे थे, इनकम टैक्स ने एक झटके में सुधार दिया। एम्प्लॉय का पैसा एम्प्लॉयर मिसयूज कर रहा होता था ना, क्या इंटरप्रिटेशन निकालते थे? 31 अक्टूबर तक जमा करवा देंगे, जल्दी क्या है। लो बार बार समझा रहा था कि भैया ये ड्यू डेट ऑफ रेलेवेंट एक्ट है। फाइनेंस एक्ट 2021 से क्रिस्टल क्लियर कर दिया, और ये ड्यू डेट ऑफ रेलेवेंट फंड है, ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स नहीं है। जमा करवा देना, नहीं आपकी इनकम में ऐड बैक हो जाएगा ये। अब ऑडिट में सबसे पहले हम यही ढूंढते हैं, जरा दिखाना ड्यू डेट से जमा हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो बड़े शान से जोड़ देते हैं, हम ये आपकी इनकम मान ली जाएगी। सुन रहे हैं? Yes, sir. यस सर। शुक्र है बेटा, सुन ही रहे हैं सर, समझ में तो आ ही नहीं रहा कुछ भी। आ रहा है सर। स्व आ रहा है। तीसरा क्या पढ़ाया था मैंने आपको पीजीबीपी में? 44AB। जल्दी जल्दी बोलो, बिजनेसमैन को ऑडिट कब करवाना था? 30 सितंबर। अरे टर्नओवर बताना लायक। अच्छा, जब 1 करोड़। 1 करोड़ से ज्यादा, कुछ केस में ये 1 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया था ना इस साल से। यस। कब? जब टोटल रिसीट्स में कैश रिसीट का पोर्शन, टोटल रिसीट्स में कैश रिसीट का पोर्शन 5% या उससे कम हो, और टोटल पेमेंट में कैश पेमेंट का पोर्शन 5% या उससे कम हो, तो एक की जगह लिमिट कितनी थी बेटा? ये 10 करोड़। याद है? नहीं भी याद हो लिख लो जल्दी से। 1 करोड़ से बढ़ा के क्या कर दिया था बेटा? ये 10 करोड़ करा है। पर कब करा है? जब 2 कंडीशन सेटिस्फाइड करें। पूरे साल में जो टोटल रिसीट्स हुई हैं, या पूरे साल में जो टोटल पेमेंट करी है, उनमें कैश का पोर्शन मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 5%। या ये बोल दो अदर देन कैश कितनी होनी चाहिए? कम से कम 95%। तो 1 करोड़ की जगह लिमिट 10 करोड़ है। अगर 5% वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो लिमिट आज भी 1 करोड़ ही है। क्या 1 करोड़ परमानेंट डिलीट हो गया? नहीं। कब हुआ? 1 की जगह 10 कब हुआ है? जब टोटल रिसीट्स में कैश वाला पोर्शन 5% या उससे कम होता है। टोटल पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर में कैश वाला पोर्शन बेटा 5% या उससे कम होता है। तो इस केस में 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ की टर्नओवर काउंट होगी। 10 करोड़ तक ऑडिट नहीं करवाना, 10 करोड़ से ऊपर क्या करवाना है? ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है जी। चौथी अमेंडमेंट याद हो बेटा आपको पीजीबीपी की?
वो याद है सेक्शन 44AD ये प्रोफेशनल वाली? Yes sir, 50 lakh, 50%. 50 लाख तक है तो 50% वाली स्कीम ले सकते हैं। Yes, sir. उसमें एलिजिबिलिटी में बोल दिया था ना, आज के टाइम खाली दो ही हैं बस, रेजिडेंट इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म। पहले तो कुछ नहीं लिखा हुआ था, पहले तो लिखा हुआ था प्रोफेशनल। अब प्रोफेशनल कोई भी हो, पर इस साल से लैंग्वेज क्रिस्टल क्लियर करिए बेटा, वो रेजिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए और वो रेजिडेंट क्या होने चाहिए बच्चे, पार्टनरशिप फर्म। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर बेटा? Yes, Yes sir. sir. तो टोटल 4 अमेंडमेंट थी। नंबर 1 गुडविल, नंबर 2 PF ESI, नंबर 3 बेटा आपका टैक्स ऑडिट, नंबर 4 ये था 44ADA। मैं ज़्यादा टाइम नहीं, 10-15 मिनट में सारी अमेंडमेंट खत्म कर दूंगा बेटा मैं। इसके बाद अगला हेड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में एक तो मैंने वो पढ़ा दी 9B रेड विद 45 सबसेक्शन 4। ये नंबर कौन सा बनेगा बेटा, नंबर बोलो। 7। तो 7 का ए ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बोलो। Yes sir. और इसका बी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था बेटा, यूलिप। कैपिटल गेन में Sir. क्या पढ़ाया था, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में, थोड़ा सा रिवाइज कराओ जल्दी से। अरे यार पार्टिसिपेट करो, मुझे डर लग रहा है मुझे तो भाई कि तुम पहली बार पढ़ रहे हो। क्या पढ़ाया था यूलिप में? एक तो पॉलिसी कब इशू होनी चाहिए, 1 फरवरी 2021 या उसके बाद, एंड उसका प्रीमियम क्या होना चाहिए, एग्रीगेट प्रीमियम ऑफ ऑल पॉलिसी less than 10%. 2.5 लाख से ज़्यादा। अगर यूलिप 1 फरवरी 2021 या उसके बाद इशू हुई है और एग्रीगेट प्रीमियम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो ये क्या ट्रीट कर ली जाएगी बेटा, यूलिप क्या ट्रीट कर ली जाएगी, ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट मान ली जाएगी तो चार्जेबल टू कैपिटल गेन। और इसके लिए फिर एक सेक्शन बनाइए ना 45(1)(b। कैपिटल गेन वाली क्लास अटेंड नहीं करी थी क्या लास्ट जो भी ली थी मैंने? No sir. 1 फरवरी 2021 या उसके बाद जितनी भी यूलिप यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान जितने भी बेटा आपके क्या हुए हैं, इशू हुए हैं, और उनका एग्रीगेट प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो अब ये 10(10)(d) में एग्जाम्प्ट नहीं होंगे। पहले एग्जाम्प्ट होती थी ये 10(10)(d) में, अब आज के टाइम में क्या मान ली जाएगी बेटा, कैपिटल एसेट मान ली जाएगी, कैपिटल गेन लगेगा। और कौन सी सेक्शन में कैपिटल गेन लगेगा बेटा, 45(1)(b। तो जो मैच्योरिटी के टाइम अमाउंट मिला, एक तो टैक्सेबल कब होगी, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, टैक्सेबल होगी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो जो भी अमाउंट मिला मैच्योरिटी के टाइम वो ले लो, माइनस जो प्रीमियम पे करा था वो माइनस कर दो। बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी बेटा आपकी, कैपिटल गेन। और एक और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट आई, ये टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 112A। ये टैक्सेबल होगा बेटा अंडर सेक्शन 112A। क्या मतलब, 1 लाख तक एग्जाम्प्ट, 10% का 1 लाख अप टू 1 लाख एग्जाम्प्ट, और 1 लाख से ऊपर 10% tax rate. तो एक बार तेजी से बोलता हूँ बेटा, 1 फरवरी 2021 या उसके बाद जितनी भी यूलिप बेटा आपकी इशू हुई है, अगर उसका एग्रीगेट प्रीमियम 1 साल का बेटा आप 2.5 लाख से ज़्यादा का क्या करते हैं, पे करते हैं, तो ये जो यूलिप है बेटा आपकी कैपिटल एसेट मान ली जाएंगी, अकॉर्डिंगली चार्जेबल टू कैपिटल गेन। इसके ऊपर क्या लगेगा, कैपिटल गेन लगेगा एज पर सेक्शन 45(1)(b। किस साल कैपिटल गेन लगेगा, जिस साल ये मैच्योर्ड होंगे बेटा। तो मैच्योरिटी के टाइम जो अमाउंट मिला उसको ले लो, माइनस कर दो प्रीमियम पे, बैलेंसिंग फिगर आपकी कैपिटल गेन, और ये टैक्सेबल होगी अंडर सेक्शन 112A। क्या मतलब, 1 लाख तक का बेटा आपका कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट होगा। 1 लाख से ऊपर का कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 10%। यानी कि अब ये बोल सकते हैं 112A 4 चीज़ों पे लगती है बेटा, इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड,
यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट और यूलिप बोल सकता हूँ ना। एक्चुअली यूलिप को ना इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की तरह मान लिया इन्होंने। भाई कल को आप ये भी पूछोगे इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना देखें, 12, 24 या 36, ये भी तो दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए ना। आप पूछते भी तो नहीं हो, क्वेश्चन भी तो मुझे ही पूछने पड़ते हैं कि यूलिप का पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या देखें। यूलिप को किसकी तरह माना है बेटा, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना देखते हैं, 12 महीने। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, मैच्योरिटी 12 महीने से पहले तो हो ही नहीं सकती। ये कैपिटल गेन प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा क्या होगा, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। कैपिटल गेन में ये दो मेजर अमेंडमेंट है बेटा, एक यूलिप और दूसरा आपका 45(4), दोनों डिस्कस कर लिए बेटा मैंने। चलूँ आगे। यस इसके बाद बेटा चैप्टर आया था असेसमेंट प्रोसीजर, क्या नाम दूं इसको, 8 यस असेसमेंट प्रोसीजर। अब इसके चेंज आप बताओ क्या पढ़ाए थे मैंने। पानी पी लूं इतना में, आप चेंज बताओ बेटा क्या क्या चेंज थे इसमें। एक तो मैं एम्फेसिस लूंगा, मैं नई चीज़ कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, ये सब लेक्चर सी अपडेट है बेटा, मैं तो बस इकट्ठा कर रहा हूँ एक जगह कि अमेंडमेंट सारी एक जगह पता चल जाए। मैं बोलता हूँ बेटा, आप शायद भूल गए होंगे। बिलेटेड रिटर्न क्या होती थी, बिलेटेड रिटर्न बेटा, Filing after due date. रिटर्न फाइल्ड आफ्टर Due date. वेरी गुड, करेक्ट फॉर्म में लेते हैं। ड्यू डेट के बाद जितनी भी रिटर्न फाइल होती हैं वो सब बिलेटेड होती हैं। कब तक, 1970 की ड्यू डेट निकल गई, क्या आज फाइल कर दूं। टाइम पीरियड लिखवाया था ना बेटा मैंने, क्या था टाइम पीरियड, किसी बच्चे को याद हो। 31 दिसंबर। बिफोर, यस 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 यस, अपडेट है इसका मतलब, आप बस वो लिखवा दो ना, बिफोर 3 months प्रायर टू एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और before completion of assessment whichever is earlier. So crux of the matter, previous year अपने सिलेबस में बेटा 21-22 है। 21-22 की रिटर्न मैक्सिमम कब तक आ सकती है, असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने से 3 महीने पहले। असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने से 3 महीने पहले, ये लिखा है ना बेटा, तो क्या डेट बनेगी, 31 दिसंबर। और ऊपर देना थोड़ा सा। रिटर्न फाइल आफ्टर ड्यू डेट इज नोन एज बिलेटेड रिटर्न। क्या टाइम है बिलेटेड रिटर्न, कब तक, 9 months मिले हैं बेटा, प्रीवियस ईयर कंप्लीट होने से 9 months। लोग की लैंग्वेज से चले, बिफोर 3 months प्रायर टू एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, ठीक है। Yes sir. सेकेंड अमेंडमेंट किस में आई थी, रिवाइज रिटर्न 139(5) थी ना। इसका भी टाइम पीरियड एग्जैक्ट सेम हुआ था यही। भाई रिटर्न फाइल करी, उसमें कोई एरर है, ओमिशन है, तो रिटर्न को हम रिवाइज कर सकते हैं ना। हमने रिटर्न फाइल करी, मैं रिटर्न फाइल करी, डिडक्शन क्लेम करना भूल गया, ATC की, ATD की, कोई खर्चा क्लेम करना भूल गया, तो अपनी रिटर्न को मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, रिवाइज कर सकता हूँ। क्या टाइम पीरियड था बेटा, एग्जैक्ट सेम, बिफोर 3 months अब खाओ, मैं आता हूँ 10 मिनट। from the end of relevant assessment year or before completion of assessment whichever is earlier। तो एग्जैक्ट सेम है जो बेटा बिलेटेड का था, यानी कि 31 दिसंबर 2022 के बाद कोई रिटर्न फाइल नहीं हो सकती। जो रिवाइज भी करनी है इससे पहले कर लो, इसके बाद कुछ नहीं होगा। सर इसमें अमेंडमेंट तो कोई नहीं है,
नहीं कुछ नहीं, ये तो मैं क्लास में ही मैंने आपको यही पढ़ाया था ना। ये तो 21 में था, फाइनेंस सेट 21 में, तो मैं तो एक जगह इकट्ठा कर रहा हूँ मैं। अब जैसे पीजीबीपी मैंने जो भी पढ़ाया सारा पीजीबीपी में पढ़ा तो रखा है मैंने, जी ठीक है ना। ये तो बस मैं एक अमेंडमेंट के नाम से कल को आपको देखनी हो कि सारी अमेंडमेंट एक जगह है, क्योंकि एग्जाम में जनरली अमेंडमेंट से आ जाती हैं कई चीज़ें ना। तो कहाँ कहाँ पूरे लेक्चर्स में ढूंढोगे, 70-80 लेक्चर है इनकम टैक्स के, एक जगह मैंने इकट्ठी कर रहा हूँ मैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये जो असेसमेंट प्रोसीजर में जो अमेंडमेंट करा रही है, अमेंडमेंट तो नहीं है ना, ये तो नॉर्मली रहता ही है। नॉर्मल ही है ये, मैं ऑलरेडी जो क्लास में डिस्कस कर रहे हैं वही है ये, ठीक है। Yes, sir. चलो इसमें बस एक नोट याद रख लेना, बिलेटेड रिटर्न कैन ऑल्सो रिवाइज। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ओवर रूल हुई थी, कुमार जगदीश चंद्र सिन्हा, उसने बोला था बिलेटेड रिटर्न कैन नॉट बी रिवाइज, इसको ओवर रूल कर दिया। नाउ बिलेटेड रिटर्न कैन बी रिवाइज। तीसरी अमेंडमेंट बेटा 234F, कोई क्वेरी? टू 234F क्या थी बेटा? लेट फी थी, किसके लिए लगती थी ये? फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न। रिटर्न अगर लेट फाइल करी ड्यू डेट के बाद 31 दिसंबर तक कर तो सकते हैं, पर लेट फी लगेगी। कितनी? छोटा एसएससी है, टोटल इनकम अप टू 5 लाख, छोटा एसएससी है तो 1000 रुपये की लेट फी। अदर केस इसके अलावा है तो 5000 रुपये की लेट फी। ये सब मैं पढ़ा रखा है बेटा आपको मैंने नॉर्मल उसमें। क्लियर? डी 234H सेक्शन, ये था बेटा आपको अपना आधार कार्ड की इंटीमेशन देनी थी डिपार्टमेंट को 30 सितंबर 2021 तक। आधार अपडेट कराना था आपको बेटा 30 सितंबर 2021 तक। तो जिसने 30 सितंबर 2021 तक आधार अपडेट करवा लिया इट्स ओके। जिन्होंने 30 सितंबर 2021 तक नहीं करवाया, जो इसके बाद आधार अपडेट करवाएंगे बेटा या करवा रहे हैं, उनको लेट फी देनी है बेटा 1000 रुपये की। कहीं एक नंबर में पूछ लें ये कि 234H एक तो लगता किस लिए था? जो आधार को बेटा ऑथेंटिकेट करवाना था आपको, इंटीमेशन देनी थी आधार की, उसके लिए था ये। 30 सितंबर तक अगर करवा दिया कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद करवाओगे करवा सकते हैं, पर 1000 रुपये की लेट फी लगेगी। ये आधार पेन लिंक बता रहे थे सर आप? जी जीएसटी वाला नहीं है, पर ये इनकम टैक्स वाला है। ये इन सिलेबस में दोनों है, वो कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है ना। वो आधार ऑथेंटिकेशन भी पढ़ाया था मैंने एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। चलो एनी हाउ, ये था असेसमेंट प्रोसीजर। पॉइंट नंबर क्या था बेटा? ये 8 लास्ट, बस अपना खत्म। फिर टीडीएस, इसमें एक तो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था पीजीबीपी में सेक्शन 194Q। तेजी से एक बार रिवाइज करा देता हूँ बस क्या थी ये। सेलर रेजिडेंट होना चाहिए था, बायर बिग बायर होना चाहिए, जिसकी लास्ट ईयर टर्नओवर कितनी थी? मत बोलो, 10 करोड़ से ज्यादा। यस अब याद आ रहा होगा ना। इसने इसको क्या सप्लाई करी? मत बोलो। गुड्स, जिसकी एग्रीगेट वैल्यू किससे ज्यादा है? 50 करोड़ 50 लाख। ओबीएस तो क्या बताया था? जब जब ये पेमेंट करेगा 0.1 एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, डिडक्ट बायर
shall deduct TDS at the rate of 0.01% in excess of 50 लाख। मान लो बेटा 70 लाख की पेमेंट हुई है, सब कंडीशन सेटिस्फाइड है, पेमेंट हुई है 70 लाख, तो TDS बता सकते हो? 0.1% ऑफ 70 नहीं, 20 lakhs. 20 लाख का। देखना 2000 आएगा 20,000 आएगा। 0.1% भी है, परसेंट भी दबा देना, शायद 2000 ही आएगा। 2000 ही है सर। ठीक, ये रेट ऑफ TDS है। और अगर पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करते थे तो इफ सेलर डज नॉट प्रोवाइड पैन नंबर तो रेट ऑफ TDS कितना था? 5%। इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस वैक्टिस सब करवा रखे हैं बेटा मैंने, आई थिंक मैंने PGBP चैप्टर में लिया था, ये एग्जाम में आया हुआ है ये। यस सर। ठीक है, यस सर। अब जो TDS की एक नई सेक्शन आई है इस साल से, और आपको टैक्स का फ्यूचर दिखाता हूं मैं, जो मेरी इंट्यूशन है बेटा, ये सेक्शन फ्यूचर में अपने आप में जाके एक चैप्टर बनेगी। ये खाली एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है अभी, पर धीरे धीरे ये स्कोप बड़ा ज़बरदस्त इंक्रीज होगा बेटा। ये है बेटा एक शेड्यूल्ड बैंक, लिखो जल्दी जल्दी, बस 5 मिनट में फ्री करता हूँ। ये है बेटा एक स्पेसिफाइड SSC। स्पेसिफाइड SSC में कौन? रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। बेटा माइक म्यूट करो, किसका माइक है ये? रेजिडेंट सीनियर सिटीजन एज 75 साल या उससे ज़्यादा। वैसे तो इनकम टैक्स में रेजिडेंट सीनियर कब हो जाते हैं बेटा? 60 से ऊपर, पर इस सेक्शन के लिए एज कितनी रखी है बेटा? 75 ईयर। इस शेड्यूल बैंक से बेटा एक तो इसको हो रही है पेंशन इनकम, यानी कि ये सैलरी क्लास होगा, रिटायरमेंट ले ली होगी, उसके बाद क्या आ रही है? पेंशन इनकम। और इसको क्या है? इंटरेस्ट इनकम, इसी बैंक से और कहीं से नहीं, इंटरेस्ट इनकम विद सेम बैंक। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, SBI, पेंशन तो बैंक के थ्रू ही मिलती है ना, पता होगा ना। अब ये बना दो भाई 75 साल के कोई भी बना दो, मिस्टर MP जैन, कोई भी नाम ले लो बेटा, 75 साल से ऊपर मान लेते हैं। एक तो इनको SBI से क्या मिल रही है बेटा? पेंशन। इनका SBI में सेविंग अकाउंट है, FD है, कुछ और भी है, जिससे उनको क्या हो रही है? इंटरेस्ट इनकम। अब लो क्या बनाया, ध्यान से सुनना बेटा, इसके ऊपर ऑब्लिगेशन डाल दी, आप इसकी इनकम कंप्यूट करो। किसके ऊपर ऑब्लिगेशन डाल दी? बैंक के ऊपर। क्या आप इसकी क्या करो? इनकम कंप्यूट करो। और इनकम कंप्यूट करते वक्त दो चीज़ें और दिमाग में रखना, चैप्टर 6 से डिडक्शन और रिबेट अंडर सेक्शन 87A। इसकी पेंशन कंप्यूट कर लो, इसकी इंटरेस्ट इनकम, और तो कोई इनकम ही नहीं है, ये सेक्शन लगती तब है जब उसकी इनकम ही 2 होंगी। ये सेक्शन लगेगी कब? जब इनकम ही 2 हैं, पेंशन इनकम है या इंटरेस्ट इनकम है, वो भी इसी बैंक से, और किसी से नहीं होनी चाहिए। तो बैंक के ऊपर ऑब्लिगेशन लगा दी, इसकी इनकम कंप्यूट कर, इसकी इनकम कंप्यूट करी, पेंशन है इसकी पूरे साल की 10 लाख, इंटरेस्ट मिल रहा है इसको सारे अकाउंट से मिला के 2 लाख, टोटल कितना हो गया? 12 लाख। सर इसका चैप्टर 6 से बन रहा है, ATC, D, TT, TTA, TTB, ATG सब कुछ मिला के लेटर से 3 लाख। तो इसकी इनकम कितनी बन गई? टैक्सेबल इनकम 9 लाख। ये सारे काम कर कौन रहा है?
एसएससी या बैंक? बैंक। बैंक। इस 9 लाख के ऊपर टीडीएस काट लो, इस 9 लाख के ऊपर क्या कर लो, टीडीएस काट लो। सर किस रेट से काटे? लो में लिखा नहीं। आपको पता है सैलरी पे टीडीएस किस रेट से कटता है? कोई वर्किंग है आप में से? 10% ना, एप्लीकेबल रेट। मान लो आपका पैकेज 10 लाख का है, उस पर टैक्स निकाल लो, 2.5 लाख तक माफ, अगले 2.5 के ऊपर 5%, अगले 5 के ऊपर बेटा आपका 20%, फिर उसके ऊपर जो एप्लीकेबल सरचार्ज और सेस होते हैं वो लग जाते हैं, फिर डिवाइड बाय 12 करता है एम्प्लॉयर, और हर महीने फिर उतना काटता है। पता है आपको? प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कोई रेट नहीं है सैलरी का। हे राम, मैं क्या करूं? सुना? Yes, sir. तो ऐसे ही मान लो इस 9 लाख के ऊपर, 9 लाख पूरे साल का है, इसका हाइपोथेटिकल एज्यूम कर रहा हूं, टैक्स बन गया इसका बेटा मान लो 2 लाख रुपए। 2 लाख तो पूरे साल का है, हर महीने कितना टीडीएस काटेगा वो? 12,000। कितना बनता है? 2 लाख डिवाइड बाय 12, 3 कर लो यार, 25,000 आ जाएगा। हर महीने इतना टीडीएस काट के वो जमा कराता रहेगा, और इनको बेटा कोई रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं तो मैं पूछूंगा सर बैंक वाले को क्या पता कि उसका चैप्टर 6 से कितना है? बैंक वाला तो अपना पेंशन देख लेगा, बैंक वाला तो इंटरेस्ट देख लेगा। तो इसके लिए बेटा यही डिक्लेरेशन देगा, यही पर्सन बताएगा। जैसे अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन नहीं देते, वर्किंग भी तो नहीं हो, ये तो बता देता मैं। वर्किंग है क्या? आप वर्किंग है बेटा? यस सर। तेरे समझ में आएगी बेटा ये सेक्शन क्या है। जैसे आपने अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन दी होगी कि हमारी बाकी कोई इनकम नहीं है, हमारा एटीसी इतना है, एटीडी इतना है, डोनेशन इतनी है, तो ऐसी डिक्लेरेशन ये देगा बैंक को, और फिर बैंक उसके हिसाब से टीडीएस काटेगा, और फिर इनको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सेक्शन आई है 194P, और मैं फ्यूचर बता रहा हूं बेटा अपना यही है। सर क्यों ये है? बेटा सारे काम बैंक ने कर दिए, इसका तो सब कुछ ही रिटर्न विटर्न सब कुछ फाइल हो गई, टैक्स वैक्स गवर्नमेंट ने ले लिया, अब इसकी रिटर्न फाइल करा के करेंगे क्या? नो सर, फिर वो फॉर्म और एम्प्लॉय में तो बस उसको फॉर्म देना है, और यहाँ पर याद रखना फॉर्म भी सैलरी वाला ही है। सैलरी में आपको फॉर्म 16 मिलता है ना, फॉर्म 16 यहाँ पर भी बैंक फॉर्म 16 ही देगा। फिलहाल बच्चों वाली लैंग्वेज पे आओ जरा, मैं प्रैक्टिकल तो बाद में लाऊं। एक तो बेटा शेड्यूल्ड बैंक होना चाहिए आपका, स्पेसिफाइड एसएससी, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, एज 75 साल या उससे ज़्यादा, और उसकी क्या होनी चाहिए बेटा बैंक से खाली 2 इनकम, एक पेंशन इनकम और एक इंटरेस्ट इनकम इसी बैंक से, उसकी और कोई इनकम नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में लॉ में लिखा है बैंक एप्रोप्रिएट रेट से टीडीएस काटेगा, और टीडीएस जो काट लिया तो बेटा फिर वो रेजिडेंट स्पेसिफाइड एसएससी अपनी रिटर्न फाइल करने की उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्यूचर इसी चीज़ का है बेटा। अगले 5-7 सालों में जब सारी ट्रांजैक्शन बैंक के रूट से होगी, तो बेटा फिर तो एक एक चीज़ आज के टाइम, वो देखा आपने, नाम दिमाग से उतर गया मेरे, ट्रेसिस पे क्या आता है बेटा, जहाँ से अपनी डिटेल निकालते हैं, कितना टीडीएस कटा है, कितना टीसीएस कटा है। 26 क्या है? AS 26 क्या है वो? हाँ 26 AS से। अब जिस बच्चे ने प्रैक्टिकल देखा है उसके समझ में आएगा। अब सारी जन्म कुंडली 26 AS में नहीं होती। इनकम टैक्स की नजरों में सब कुछ आ रहा है कि कितना टीडीएस कटा हुआ है, कितना टीसीएस है, सब कुछ आता है। और देखा जाए तो सारी चीजें आधे से ज्यादा तो रिटर्न में ऑटो पॉपुलेटेड होके नहीं आती। अब आधी चीज रिटर्न में अपने आप ही भर के आती है उसके हिसाब से। तो फ्यूचर में मैं कह रहा हूँ इस सेक्शन का स्कोप बढ़ेगा। अभी तो ये केवल और केवल एक ट्रायल फेज में रखा है, और केवल अभी दादाजी बड़े लोगों को लिया है, धीरे धीरे सबको इसके दायरे में ले आएंगे बेटा। कंफर्टेबल? आप बच्चों वाली लैंग्वेज याद करो, छोड़ दो प्रैक्टिकल क्या है। बस ये 194P कब लगता है? जब बैंक से आपको खाली बेटा पेंशन इनकम है और इंटरेस्ट इनकम है, उसके ऊपर बैंक ने अप्रोप्रिएट टीडीएस काट लिया, तो इस केस में स्पेसिफाइड एसएससी को अपनी रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर फ्यूचर के लिए है सेक्शन होनी चाहिए, पेंशन प्लस इंटरेस्ट, और कोई भी एक होनी चाहिए, कोई भी एक। हाँ जी, ठीक है ना। ये अभी जो सेक्शन बड़ी सिंपल दिख रही है, फ्यूचर बता रहा हूँ बेटा मैं आपको, ये सेक्शन किसी ना किसी टाइम चैप्टर बन के उभरेगी, है पूरा एक चैप्टर, क्योंकि धीरे धीरे सबको कवर कर लेंगे। जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरा 70 to 80% पोर्शन 26 AS से निकल जाएगा बेटा। CS इंस्टीट्यूट को पढ़ा रहा हूं, वहां से TDS कट रहा है।
जितनी भी फी आती है बेटा मेरी आपकी साहब, ये बच्चों वाली फीस छोड़ दूं मैं अपनी, प्रैक्टिस की जितनी भी फीस आती है सारा TDS कट के आ रहा है, सारी जन्म कुंडली मेरी यहाँ पर तैयार हो रही है। फॉरेन टूर कटे बेटा वहाँ TCS कटता है, कार परचेज कर रखी है वो TCS है, सारी गवर्नमेंट की नज़रों में है बेटा ट्रांजेक्शन। तो 70% तक ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट की नज़र से है, 20-30% जो झोल झाल में कर देता हूँ, फीस गायब कर देता हूँ, वो है। सर बट आपका एज क्राइटेरिया तो है नहीं, जैसे इसमें 75% होना चाहिए। अरे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि फ्यूचर में नालायक, मैं ये नहीं कह रहा कि 194p मेरे लिए। फादर क्या करते हैं आपके? बिजनेसमैन। सैलरी क्लास होते हैं, बेटर समझ में आता। सैलरी क्लास की भी तो सारी ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के रडार में है, Yes, sir. उनकी भी ऑटो पॉपुलेटेड हो जाती है अपने आप ही। Yes, sir. तो ऐसी वो है बेटा ये। एनी हाउ वाइंड अप हुआ बेटा अपना अमेंडमेंट फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 21 इन टोटलिटी।